यस सर। यस सर। यस सर। तो कहाँ पे थे हम लोग? सर हीट प्रोड्यूस करता है बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा तो एसी यूज किया जाएगा, ठीक है। तो अब जो सिस्टम बनता है ना, अब जो सिस्टम जो बनाया जा रहा है, तो अभी रिसर्च का एरिया क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग में कि हीट कम से कम कैसे जनरेट हो, ठीक है। हीट कैसे, बहुत सारा रिसर्च एरिया है, ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे था ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे था उस समय, जो हमारे पास जो लिंक यूज किया जाता था बैंडविड्थ के लिए, जो तुम लोग जानते हो कौन सा कनेक्टर होता है यार, E45 क्या कहते हैं, EJ45, RJ45। RJ45। तो RJ45 होता है, तो उस सब के लिए जो वायर आता है तो वो सब एकदम लो बैंडविड्थ का है, तो बहुत अच्छा अच्छा बैंडविड्थ का वायर आता है, ठीक है। तो उसमें जो वायर यूज किया गया था वो पुराना टेक्नोलॉजी का था, अब जो वायर यूज कर रहा है वो नया टेक्नोलॉजी का है, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना। एक बार तुम क्लाउड का उतना लैपटॉप खरीद के नेटवर्किंग कर लिए, उसके बाद तो ये वन टाइम है, उसके बाद तो सिर्फ ये तुमको पैसा ही पैसा देगा ना, मेंटेनेंस में जो जाएगा सो जाएगा, वो अलग बात है, समझ रहे हो। यस सर। तो गूगल क्लाउड जो है, मान लो 2014 में आई है शायद, 2012 के आसपास, पता नहीं एग्जैक्ट, हमको याद नहीं है कितने में आई, 10 में भी आ सकती है, हमको एग्जैक्ट याद नहीं। तो उसके पास थोड़ा सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इससे जो 4 साल में जो डेवलपमेंट हुआ होगा, 4-5 साल में, उसके बेसिस पे ये बनाई है 2012 में, समझ रहे हो। हीट कम रिलीज करता हो, हाई बैंडविड्थ का वायर हो, और जो भी अच्छा अच्छा टेक्नोलॉजी है, इसके पास प्रोसेसर उस समय कम का रहा होगा, इसमें प्रोसेसर अच्छा लगा हुआ होगा, तो ये ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगी। तो लोग इस पे स्विच करेंगे या इस पे स्विच करेंगे? एवरीवन, यस सर, बेटर परफॉर्मेंस पर। बेटर परफॉर्मेंस पे यूज डिपेंड करना स्टार्ट कर देंगे, उसको ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये मान लो, जैसे कोई ये डिजाइन बना दिया, जैसे अभी सबको अफसोस होता होगा ना कि अरे यार बीटेक में ये गलती कर दी है, ये चीज नहीं सीखे, 12th में ये गलती कर दी, ये चीज नहीं सीखे, एमटेक में फर्स्ट ईयर में ये गलती हो गया, ये चीज नहीं किए। सबको होता है ना अफसोस, सबके पास है, बहुत ज्यादा सर। सबको पास है ना, सही है सर, अफसोस तो बिल्कुल होता सही है है। सबके पास। तो अफसोस दुनिया में ऐसा चीज है जो सबके पास है, तो अमेजन वालों के पास भी एक चीज जरूर है, वो है अफसोस कि अरे यार गलत डिजाइन बन गया, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी में फिट नहीं हो रहा है। और गूगल क्लाउड, उसके पास भी अफसोस होगा, लेकिन नया अफसोस होगा, ये अफसोस नहीं होगा जो इसके पास है, क्योंकि इसको कहते हैं स्मार्टनेस, पिछले वाले की गलतियों से सीख लो, ठीक है। तो ये इस अमेजन की गलतियों से सीख लिया गूगल क्लाउड, और इसके पास नया स्ट्रक्चर बनाया, नया जो अच्छा एफिशिएंट स्ट्रक्चर होगा, आर्किटेक्चर जिसको हम लोग कहते हैं, नया आर्किटेक्चर बनाया जो अच्छा इंप्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये ज्यादा लेटेंसी भी कम देने वाला होगा, ठीक है। तो जो नया मार्केट में आता है वो ज्यादा चलता है, न कि जो पहले आया है ना वो। तो इसीलिए तुम अगर अभी देखोगे तो एज्यूर क्लाउड जो है, एज्यूर का, माइक्रोसॉफ्ट का एज्यूर बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। गूगल क्लाउड बहुत तेजी से गूगल क्लाउड ये सब बाद में आया, ठीक है। ये सब बहुत तेजी से, अमेजन भी ग्रोथ कर रहा है। क्यों ग्रोथ कर रहा है? क्योंकि जो इस पे पहले से जो इस पे रिलाई कर चुके हैं, जो इसका सर्विस यूज कर रहे हैं, जो इसका कस्टमर है, ठीक है, तो वो इसको छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं ना, फिर इस पे जाना, फिर नया चीज सीखना, समझ रहे हो। यस सर। तो कस्टमर कोई छोड़ के नहीं जाना चाहता है, ठीक है। सर हेलो। तो इसीलिए प्राइसिंग जो कस्टमर, हेलो, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। तो ये AWS में, अगर तुम AWS में जॉब लोगे तो मैक्सिमम काम तुम्हारा किस में दिखेगा? जो पहले से यूजर बने हुए हैं ना, उनको मेंटेनेंस करने का,
ठीक है, ज्यादातर काम, ऐसा नहीं कि इसमें नया कस्टमर नहीं जुड़ रहा है। ठीक है, गूगल क्लाउड में देखोगे तो क्या तुमको दिखेगा, इसमें नया कस्टमर इंप्लीमेंट करने का सोल्यूशन आर्किटेक्ट का कोर्स अगर इसमें इसका लेते हो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एज्यूर का तुम अगर सोल्यूशन आर्किटेक्ट का कोर्स लेते हो तो इसमें ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नया चीज इंप्लीमेंट किए जाने मतलब जो नया कस्टमर जो इनका है ना उसको इंप्लीमेंट करने की बातें है। इसमें मेंटेनेंस का ज्यादा जॉब होगा। लॉजिकल है ना, क्योंकि इसको कस्टमर मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो अलीबाबा जो क्लाउड आएगा उसमें ज्यादा तेजी से होगा, वो परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है। ऐसी नहीं होगा कि उसका जो मेट्रिक होगा अलग अलग परफॉर्मेंस का उसके अनुसार जो लोग जज करते हैं। तो मे बी हम क्लियर हैं अभी तक, और ऋषभ सोनी को इसका आंसर शायद मिल गया हो। यस सर। मिल गया आंसर? ओके, यस सर। और कोई क्वेश्चन? क्लाउड इंटरेस्टिंग लग रहा है? सिर्फ इंट्रो सर हमको अपना लैपटॉप क्लाउड पे चढ़ाना हो तो कैसे करना होगा सर? नहीं चला सकते हो, मतलब बैकग्राउंड बताए हैं कि ऐसा तुम लोग स्टार्टअप कर सकते हो, अवेलेबल रिसोर्सेज सब है, सब चीज कर सकते हैं। लेकिन तुम क्या कहें, हम लोग रिलायबल रिसोर्स नहीं ना, रिलायबल सोर्स नहीं है। ठीक है, तुम एज ए इसको बिजनेस चालू कर सकते हो, एज ए बिजनेस चालू कर सकते हो। जैसे अभी तुम लोग जिस लोकेलिटी में होगे वहां पे एक क्या होगा, एक केबल कनेक्शन वाला होगा, हमारे तरफ है। यहाँ क्या चलता है, जो अपने लोकेलिटी में, उसके लोकेलिटी में क्या चलता है, वो जो अम्ब्रेला टाइप का स्ट्रक्चर आता है एयरटेल का, वो चलता है, या केबल कनेक्शन चलता है, क्या चलता है? सर वही लोकल चलता है सर। केबल कनेक्शन। हाँ मतलब लैन वायर के थ्रू वो ANI का हाँ, नेटवर्क ले रखा है सर। अच्छा। ANI बाकी सबका एक्साइटल तिकोना वो, ये सब चलता हाँ बाकी सबको मालूम है कि है तो कनेक्शन के थ्रू भी होता है, वो वायर के थ्रू भी किया जाता है। जो एक होता है अम्ब्रेला टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो अपने छत पे रख देते हैं, दोनों टाइप का कंसेप्ट है, सबको मालूम है ये, क्योंकि मैं इसको हाँ सर। कोट करूंगा एग्जांपल के थ्रू। सर हमारे यहाँ सर DTH चलता है। मतलब दोनों तरीके का पता है ना कैसा होता है, हाँ ऐसा नहीं सर। कि मैं कोट करूं। ओके, तो तुम लोग देखे होगे जो केबल कनेक्शन का होता है ना, तो हम लोग के इधर क्या होता है कि जैसी लाइट कटता है ना, लाइट चला गया तो उसका केबल कनेक्शन भी चला जाता है, क्योंकि जो केबल वाला जो है, जो लोकल केबल वाला है, वो दैट इज डिपेंडेंट ऑन देयर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। तो जैसी इलेक्ट्रिसिटी गया उनका भी कनेक्शन खत्म। तो तुम सोच लो, जो तुम्हारे लोकल एरिया का, मतलब तुम्हारे एरिया का नहीं, मेरे एरिया का जो लोकल, जो कम से कम उधर के 500 घर को कनेक्शन दे रखा है, वो रिलायबल नहीं है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। तो अमेजन इतना बड़ा कंपनी होके उनका जो कस्टमर है, उनका कस्टमर खुद जो है ना वो बड़ा बड़ा कंपनी है, टाटा मोटर्स। हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा कस्टमर उनका है, तो वो उनको कैसे तुम पे भरोसा करके उनको कैसे सर्विस दे दे। समझ रहे हो? कौन पूछा था? राहुल साहब। यस सर। सवाल का जवाब मिला? यस सर। लोकल एरिया में जो हमारे पास जो हमारे पास जो केबल कनेक्शन देते हैं, वो 500 घर को कनेक्शन दे रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी रहता है तो देते हैं केबल कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है तो केबल कनेक्शन खत्म हो जाता है। तो वो 500 घर को रिलायबल कनेक्शन नहीं दे सकते। हम लोग उन पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते कि हाँ कोई अच्छा शो आ रहा है तो तुम लोग टीवी पर देख सकते हो, मतलब हम टीवी पर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो उनका कनेक्शन आएगा, इलेक्ट्रिसिटी खत्म तो इंटरप्ट हो जाएगा बीच में। तो एज अ सिंगल पर्सन तुम क्या, राहुल साहू एक तो सिंगल है, वो क्या करेगा, हम मतलब वो क्या कहते हैं, वो बहुत ज्यादा को कनेक्शन तो नहीं दे रहा है, तो वो सिर्फ अमेजन को लैपटॉप को रेंट करना चाहता है। तो अमेजन का कस्टमर है टाटा मोटर्स और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है। तो उस बड़ी कंपनी को रिसोर्स प्रोवाइड करवाएगी थ्रू राहुल साहू। तो राहुल साहू कैसे वो मान ले कि वो रिलायबल है? नहीं मान सकती, तो वो दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम लोग अगर देखोगे तो $1 ट्रिलियन का मार्केट शेयर हो गया है सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग का। इतना बड़ा मार्केट शेयर है।
तो उतना बड़ा मार्केट शेयर में कोई सोच रहा है कि कोई इंडिविजुअल पर वो भरोसा करके उतना बड़ा मार्केट शेयर को वो लूज करे? नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसमें रिलायबिलिटी, ट्रस्ट इश्यूज बहुत है। ओके, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, अगर तुम लोग सोचो कि अपना दोस्त में मिला के हम लोग अपना लैपटॉप को रेंट कर दें, दैट इज पॉसिबल। देयर आर लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट, यू कैन यूज दो सॉफ्टवेयर टू मेक योर infrastructure software and your platform as a service, and that software is called virtualization software, and there are lots of virtualization software into the market। तो तुम लोग बहुत सारा सुनोगे वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के बारे, वर्चुअलाइजेशन के बारे में। इफ यू आर इनटू द डोमेन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, दे वर्चुअलाइजेशन जो है ना, वर्चुअलाइजेशन ये क्या कहते हैं, बहुत कॉमन कीवर्ड है। जैसे WSDL कितना कॉमन कीवर्ड है इन context of service oriented architecture। In the similar fashion, if we are talking about the cloud computing, the keyword virtualization, the virtualization keyword is very common। तो virtualization का मतलब क्या हुआ? You are using virtualization software to make your services virtualized। ये क्या होगा? तो कोई पूछा था शुरुआत में हमसे इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कि सर हम 500 GB दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि मेरे फाइल के साथ कोई छेड़खानी की जाएगी? कोई पूछा था, कौन था? मतलब कॉन्टेक्स्ट यही था कि मैं अपना डाटा तो लूज नहीं करूंगा। सिद्धार्थ पूछा था, कौन पूछा था? ऋषभ पूछा था, ऋषभ। कोई भी पूछा हो। चंद्रकांत पूछा था भाई। हाँ, तो चंद्रकांत पूछा था कि सर हम 500 GB अपना रेंट आउट कर रहे हैं, तो मेरे जो फाइल 500 GB में बचा हुआ है, 1 GB का है, तो 500 GB में जो फाइल है उसके साथ छेड़खानी तो नहीं की जाएगी? नहीं। क्यों? Because those files are not accessible to the other users। How it is possible? Through the virtualization software। So if you are using virtualization software, if you are installing virtualization software in your laptops, then only the 500 GB of your whole storage will be exposed to the other users, not the unexposed part। So they can't use any unexposed services or unexposed material available in your laptops। क्लियर है? हमको लग रहा है अभी तक क्लियर है हम एवरीवन। हाँ सर। यस तो बेसिक हमको लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो सिर्फ हम डेफिनेशन नहीं दिए हैं, हम कहानी बताएं कि क्या वर्किंग है पीछे, ठीक है। डेफिनेशन देना तो हाँ सर अगर मतलब करना ही है, मतलब नॉन इंडिविजुअल अगर करना ही है, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग में घुसना है, तो फिर एक बिजनेस जैसा सेटअप करना पड़ेगा, लाइक सारे पीसीज और सर्वर्स को मिला के इलेक्ट्रिसिटी वाला जुगाड़ करके। हाँ, तो तुम्हारे इसका अब सिद्धार्थ का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि सर क्लाउड कंप्यूटिंग में जाने का मतलब क्या है, यही है? एम आई राइट? हाँ सर। नहीं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जाने का मतलब ये नहीं कि तुमको क्लाउड बैठाना है अपना, ठीक है। क्लाउड, सिद्धार्थ का क्वेश्चन ये है कि सर क्या हम क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना चाहते हैं और आई एम इंटरेस्टेड इन क्लाउड कंप्यूटिंग, तो इसका मतलब क्या है कि हमको बहुत सारा लैपटॉप लेके ऐसे करना पड़ेगा? नहीं, हम कॉन्सेप्ट बताएं कि क्लाउड कंप्यूटिंग बिहाइंड वर्किंग क्या है, तो उसमें जॉब कौन कौन सी है, सवाल ये है। सिद्धार्थ का तो सवाल है ये। मैं सर पूछ रहा था बिजनेस एस्पेक्ट से कि अगर उसमें बिजनेस करना है तो हाँ, तो तुमको यही करना पड़ेगा। तो तुमको इस टाइप से नहीं करना पड़ेगा कि तुमको क्या कहते हैं, अलग अलग लैपटॉप को जोड़ना पड़ेगा। तो क्या इसके डिटेल में मैं जाऊं, फिर 20 मिनट ले लूंगा? चलेगा सर। फिर कहानी सुनोगे सिर्फ लैब में, सोच लो। सर अभी आला बता दो सर, वो रेस्टफुल सर्विसेज में वो जो मेथड्स हैं उनके आगे वो जो टाइप जो है उसमें क्या क्या सेट करना है। ओके, तो अभी इसको कंटिन्यू करूं, क्या है वो जो पूछ रहा है क्वेश्चन को कि क्या करते हैं? सर ये वाला रेस्टफुल वाला काम मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ा नहीं है ना, है ना सर? 10 मिनट का ही है शायद। हाँ सर, बचिए। क्या, कौन बोला? ओके, तो देखो मैं जो बता रहा हूं उसमें क्या है कि जितना भी हम लोग कवर किए हैं वो टॉपिक हम कवर करते हैं ना जनरली, जो नेट पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और अगर वो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो वो टॉपिक चूज करते हैं जो नेट पर इजीली मिल जाए। जैसे तुम लोग कैलकुलेटर वेब सर्विस देखोगे तो नेट पर देखोगे तो तुमको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सब बता रहे हैं ताकि एक ओरेकल सूट का जल्दी मिलता नहीं है, अगर मिल जाएगा तुम्हें तो वही सब सर्विस मिलेगा जो हम बताए हैं, ठीक है। ये सर्विस इसलिए जानबूझकर बताया गया है
ऐसा नहीं कि हमको वो वही मालूम है इसलिए ये बताया है, ठीक है। मेरा उस पर प्रोजेक्ट भी था पिछले सेमेस्टर में, तो हमको मालूम है कि कैसे वो काम करता है। वो बताया है सर्विस जानबूझ करके कि तुम्हें अगर कल को प्रॉब्लम हो तो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियोज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, ठीक है। तो इसमें भी जो भी चीज रह जाएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है 3 घंटा में कोई चीज खत्म होना, ठीक है। क्योंकि एक टॉपिक को एक दिन में खत्म करना, रेस्ट सर्विस को पूरा एक दिन में खत्म करना, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इसके लिए मैंने क्या किया, पीडीएफ भेज दिया। जो जावा पे काम कर रहे हैं दे कैन गो थ्रू दैट पीडीएफ, बहुत इजी वे में बताया गया है, ठीक है। तो और जो बचा गया है वो कंज्यूम्स वाला पार्ट, वो हम उसको अभी डिस्कस कर देंगे, क्योंकि आज के टॉपिक में हमारा वही दोनों चीज है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन और दूसरा वो रेस्ट पार्ट, ठीक है। तो है हमारे पास टाइम, ओके। तो मैं बताता हूं क्या क्या है थोड़ा सा। सर्वर क्या है, सर्वर 1 सेकेंड, हाँ। तो मान लो एक थोड़ा सा कहानी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। लैपटॉप है तुम्हारा, ये लैपटॉप है हमारा। इस लैपटॉप में क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है, 1 टीबी, क्या है 1 टीबी हार्ड डिस्क है, ठीक है। और 16 जीबी रैम है, i7 का प्रोसेसर है, i7 प्रोसेसर 3.3 जो भी है गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर है। और क्या है, और क्या है हार्डवेयर रिसोर्सेस में हमारे पास, इसमें एक फैन लगा हुआ है, और क्या है, एक स्क्रीन है, ठीक है। जो हमको समझाना है वही समझा रहा है बस। और हाँ, तो ये लैपटॉप क्या है, एक नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके, छोटा छोटा पार्ट का यूज कर करके इसको कॉम्पैक्ट साइज में बना दिया है, ठीक है। सब समझ रहे हो? यस सर। ओके, अभी एक जादू होगा इसलिए पूछ रहे हैं कि जब कुछ बोलना होता है तो हम पूछ लेते हैं कि सब समझ रहे हो। चलो, तो अगर इस लैपटॉप को हम टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ दें, क्योंकि ये सब जो जुड़ा हुआ है सब वायर के थ्रू जुड़ा हुआ है ना। अरे इसके लैपटॉप के अंदर में सब वायर के थ्रू जुड़ा हुआ है ना। हाँ सर। यस सर, सर्किट। तो सर्किट से जुड़ा हुआ है, एक छोटा छोटा एकदम पतला पतला वायर है, इसलिए पतला किया गया है ताकि एक कॉम्पैक्ट में बना दिया जाए। लैपटॉप का जो वेट हो 2 किलो में आ जाए, मतलब सब बनाया गया है। हमको इसको क्या करना है, इसको तोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, एक स्क्रीन यहाँ रख देते हैं, ठीक है। स्क्रीन यहाँ रख देते हैं, इसका जो कीबोर्ड है यहाँ रख देते हैं, ठीक है। इसका जो 1 टीबी हार्ड डिस्क है यहाँ रख देते हैं। इसका जो 16 जीबी रैम है इसको यहाँ रख देते हैं, सॉरी इधर नीचे लिख देते हैं। स्क्रीन यहाँ, कीबोर्ड यहाँ, जैसे जुड़ा हुआ था ना उसी तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, अभी भी जुड़ा हुआ है। इसका 1 टीबी हार्ड डिस्क यहाँ है, और 16 जीबी का रैम इधर है, प्रोसेसर i7 का इधर है। और प्रोसेसर गर्म हो जाता है ना, प्रोसेसर क्या है, i7 प्रोसेसर है। और यहाँ पे फैन लगा हुआ है, क्योंकि इसको ठंडा रखना है, प्रोसेसर गर्म हो जाता है, ठीक है। यही स्ट्रक्चर है ना, सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। यस सर। तो मेरे पास एक जादू की छड़ी है, और जैसे ही मैं इस छड़ी को घुमाऊंगा ना तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये 16 जीबी जो है ना, ये गुना हो जाएगा 2 का पावर 32 से। ये 1 टीबी गुना हो जाएगा 2 का पावर 32 से। ये फैन जो है, ये जो प्रोसेसर i7 है ना, ये 2 का पावर 7 से गुना हो जाएगा। ये जो फैन है ना, ये फैन अब बन जाएगा एसी हॉल। इसमें बहुत सारा एसी फिट है। और ये जो कीबोर्ड है ना, एक ये कीबोर्ड ही रहेगा। ये जो मॉनिटर है ना, बहुत बड़ा मॉनिटरिंग सेक्शन बन जाएगा। अब तुम इसको जो कहोगे ना, ये बन गया डेटा सेंटर। ध्यान से देखो, समझ में आया क्या हुआ? एवरीवन? यस सर। तो हुआ क्या, अब ये जो
ये जो 1 TB है, ये कितना से गुना हो गया, 2 का पावर 32 से गुना हो गया, तो ये इतना साइज का हो गया, तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, यानी 1 TB का एक हार्ड डिस्क देखे होगे, एक हार्ड डिस्क होता है तो 1 TB का है, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक रैक में रख देते हैं। रैक का आता है, ठीक है, अगर तुम लोग 1 सेकंड हम दिखाते हैं रैक में निकलता कैसे, इंसर्ट कैसे होता है, एक सिस्टम रहता है। ठीक है, हार्ड डिस्क रैक, देखो देख रहे हो कैसे रखा हुआ, कैसे है रैक, इसमें सब में एक एक हार्ड डिस्क, इसमें इसको खोलोगे ना तो एक क्या कहते हैं कपबोर्ड की तरह रहता है, उसमें रैक को उसमें एक TB हार्ड डिस्क को है ना उसमें रख दो, वो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा उससे। समझ रहे हो सब कि नहीं? यस सर, समझ रहे। मतलब एक प्लग एंड क्या कहते हैं प्लग एंड प्ले वाला कॉन्सेप्ट होता है रैक। इसमें एक तार निकला होगा, इसमें से फाइनल एक तार निकला होगा, इसमें से रैक है ये, इसको जैसे ही खोलोगे इसमें से जो निकलेगा, ठीक है, एक्चुअल में पिक्चर ये नहीं है, दूसरा होगा, तो इसमें रैक जो निकलेगा ना, इसको जैसे ही खोलोगे रैक कपबोर्ड में से, तो उसमें उसमें एक क्या कहते हैं उसको प्लग एंड प्ले के लिए सिस्टम बना होता है। जैसे ही उसमें तुम हार्ड डिस्क डालोगे ना, वो अपने आप ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगा, और अटैच होते ही उसका पूरा टोटल साइज बढ़ जाएगा। समझे? टोटल कैपेसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से प्रोसेसर बहुत सारा जुड़ेगा, तो इसको अब पहले ठंडा करने के लिए हमारे पास फैन था लैपटॉप में, लेकिन अब इतना बड़ा हो गया ना कि बहुत ज्यादा हीट रिलीज कर रहा है, तो इसको ठंडा करने के लिए अब AC का रूम बनाना पड़ेगा। तो तुम लोग देखे होगे जहां पर गूगल का डेटा सेंटर ये सब का वीडियो देखे होगे नेट पे, तो तुमको नजर आया होगा कि उसमें AC हॉल में सब चीज रहता है। क्यों? क्योंकि जो फैन है अब AC बन चुका है, क्योंकि ये ज्यादा हीट रिलीज कर रहा है। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ये जो तुम्हारा लैपटॉप है, अगर सबका साइज एक एक कंपोनेंट का साइज अगर बहुत ज्यादा कर दे तो दैट बिकम्स द डेटा सेंटर। ठीक है, तो शायद इसका सिद्धार्थ का क्वेश्चन यही था कि सर कैसे जोड़ेंगे सबको, तो सबका एक एक रैक आता है। ठीक है, मार्केट में तुमको एक नेटवर्किंग का बंदा चाहिए होगा जो अच्छा हो, अच्छा बहुत अच्छा हो, और सब डिसिप्लिन का बंदा चाहिए होगा जो ये काम करे। सिद्धार्थ समझ में आ गया कि क्या तुम्हारा क्वेश्चन था, और शायद तुमको सही आंसर मिला हो मे बी। यस सर, यस सर। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस, और शुड आई कंटिन्यू विथ रेस्ट सर्विस और क्लाउड कंप्यूटिंग फर्स्ट मे बी? एनी मोर क्वेश्चंस? अभी तक क्लाउड कंप्यूटिंग का PPT चालू नहीं हुआ है, PPT चालू कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक जो तुमको क्या कहते हैं उसको बिहाइंड द सीन वर्किंग हो रहा है, उसमें कुछ समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम हुआ हो किसी को? नो सर। सर रिलायबिलिटी का जो इशू है उसको कैसे सॉल्व करेंगे? वो रिलायबिलिटी का इशू तुम्हारा नहीं है, मतलब वो तुम्हारे बेसिस पे है ना, वो तो अरे उनके पास बहुत सारा मेंटेनेंस इंजीनियर होता है, इतना अच्छा अच्छा रैक है, महंगा महंगा रैक है, तो वो रिलायबिलिटी कुछ भी गड़बड़ होता है तो वो लोग फॉल्ट टॉलरेंट कंसेप्ट होता है, तुम लोग पढ़ोगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में, अगर पढ़ोगे तो फॉल्ट टॉलरेंट। ठीक है, इतना इस पर काम होता है, मतलब बहुत इस पर रिसर्च चलता है फॉल्ट टॉलरेंट कैसे बनाया जाए। तो फॉल्ट टॉलरेंट के थ्रू रिलायबिलिटी को हम लोग अचीव करते हैं। एबिलिटी को कैसे अचीव करते हैं? स्केलेबिलिटी के थ्रू। ठीक है, तो ये सब अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इसमें डिटेल में जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो रिलायबिलिटी का अगर तुमसे कोई पूछे कि कैसे अचीव करते हैं, यूजिंग फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछे एबिलिटी कैसे अचीव करते हैं, हाई एबिलिटी, मतलब तुम्हारा सिस्टम should be available with 99.9 times 9, तो इतना अवेलेबिलिटी कैसे कोई, मतलब साल भर में 10 मिनट के लिए ही तुम्हारा सिस्टम डाउन हो। ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ एबिलिटी इज मेंटेन्ड थ्रू स्केलेबिलिटी, और देयर आर 2 forms of scalability, either you can go for vertical scaling or horizontal scaling। समझ में आया राहुल साहू? फॉल्ट टॉलरेंट के थ्रू किया जाता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ब्रॉड है, फिलहाल डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। हाँ सर, ये स्केलिंग में कौन सा बेटर रहता है? हॉरिजॉन्टल बेटर रहता है ना? हॉरिजॉन्टल पॉसिबल है, बेटर का मतलब नहीं होता है, पॉसिबल है, क्योंकि वर्टिकल तुम कितना ले सकते, तुम्हारे पास एक ही लैपटॉप में कितना बड़ा प्रोसेसर हो सकता है? तुम लोग कितना हाई एंड का लैपटॉप देखे हो अभी तक?
इन टर्म्स ऑफ साइज और प्रोसेसर? वही प्रोसेसर, साइज तो लैपटॉप ही रहेगा ना वो। हाँ हाँ। प्रोसेसर कोई 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख 25 लाख का एक लैपटॉप हो, कोई एक थ्रेशोल्ड तो होगा ना, कहीं कहीं पर जाके बॉटल नेक है उसका, जहाँ पे रुक जाएगा। 50 लाख से ज्यादा का लैपटॉप नहीं मिलेगा मान लो, ठीक है। तो 50 लाख में मान लेते हैं बहुत खतरनाक प्रोसेसर होगा एकदम, मतलब हमको भी नहीं पता कैसा वो प्रोसेसर होगा, बहुत प्रोसेसर अच्छा होगा। तो क्या वो फेसबुक पर जितना यूजर है उसको एक बार में एक्सेस दे सकता है क्या? नो। नहीं दे सकता है। तो वर्टिकल स्केलिंग का हमारे पास क्या है, बॉटलनेक है। उससे ज्यादा एक उसका बॉटलनेक है, उससे ज्यादा नहीं अचीव कर सकते हो तुम, क्योंकि 50 लाख का भी लैपटॉप होगा ना, तो मान लो 50 लाख ही लोग यूज कर रहा होगा इसको एक साथ, मान लो उसको। तो क्या फेसबुक पर 85 लाख लोग एक्टिव होते हैं एक साथ में? नहीं, उससे भी ज्यादा। तो वर्टिकल स्केलिंग का एक बॉटलनेक है, उसमें लिमिटेशन है। लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या है कि नंबर ऑफ मशीन बढ़ाते जाओ, जितना नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहा है स्केलिंग करते जाओ, मतलब नंबर ऑफ सिस्टम्स को बढ़ाते जाओ, तो उसका कोई क्या कहते हैं लिमिटेशन नहीं है। एम आई क्लियर जितेंद्र गौड़ा? यस सर, यस। ओके चलो, सो लेट्स गो बैक टू आवर एग्जांपल द रेस्ट सर्विस। मे बी क्लाउड कंप्यूटिंग का थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा। अब चलो, इसका जो तुम लोग बना लिए होगे कैलकुलेटर वेब सर्विस, मे बी आई एम एक्सपेक्टिंग। सर वही तो पूछ रहे थे सर, वो उसमें जब रेस्टफुल सर्विस बनाना है तो जो मेथड्स है उनके टाइप में क्या क्या देना है सर, पोस्ट वो सब चीजें? ये इसकी बात कर रहे हो, गेट और पोस्ट ये सब? नो सर, जब जब अपन क्रिएट एज रेस्टफुल सर्विस करते हैं तो एक पॉपअप विंडो ओपन होता है, तो उसमें ये ऑप्शन दे रहा है। वन सेकंड देखना, कौन सा ऑप्शन इसमें? सर यही वाला, जैसे फंक्शन के सामने जो टाइप में लिखा हुआ है, जैसे कैट लिखा हुआ ये है। हाँ सर, तो वो चारों फंक्शंस जो हैं वो अपने किस कैटेगरी में आने चाहिए? तो ये तो बता चुके हैं, अगर तुमको कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा है कुछ, तो उसको गेट वाला में डालो। गेट का मतलब क्या होता है? सेलेक्ट सर सेलेक्ट लेकिन सर हम पास भी तो कर रहे हैं अपने साथ वैल्यूज के साथ। हाँ हाँ, तो पास करो तब तुमको पुट पोस्ट डालो, तब ना कंज्यूम करेगा कोई। सर वही तो पूछ रहे हैं सर, जैसे ऐड है, ऐड में हमको ए और बी देना है और हमको रिटर्न भी कुछ करेगा, यूटिलिटी टाइप का हुआ, तो उसके लिए क्या अरे यूज यार करें? देखो, दोनों में काम करता है, गेट में भी काम करेगा। तो तुमको यहाँ पैरामीटर तो दे ही रहा है ना पास करने के लिए, यहाँ पे ये तो तुमसे पूछेगा ना गेट में। अच्छा यहाँ अच्छा गेट में ठीक। डालोगे ना तो यहाँ पे पूछेगा। समझ में आया? सर ये एनोटेशन में ये क्वेरी पैरामीटर और ये थोड़ा बताइए, ये हाँ लास्ट हाँ, लाइन। उस पर चल रहे हैं, उस पर इसलिए इन लोग को थोड़ा ये रिवाइज करवाने के लिए भी दिए हैं कि तुम लोग जो पिछले बार जो बता दिए उससे कम से कम करो। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि ये एनोटेशंस क्या है और ये प्रोड्यूसर्स और कंज्यूम्स क्या है, ये दोनों बता देंगे, उसके बाद खत्म। उसके बाद हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग चालू करें। जल्दी करो, थोड़ा आधा घंटा के अंदर खत्म कर देना है इसको। सर ये सबके लिए क्वेरी पैरामीटर सिलेक्ट करना है क्या एनोटेशन में? हाँ अभी वही करो, अरे सब एक ही चीज है, हम बताएंगे क्या अंतर है थोड़ा थोड़ा। एक चीज सेम ही है सब, ठीक है। मतलब क्यूरी पैरामीटर अभी फिलहाल लेके चलो। वन सेकेंड, मैं आया थोड़ा पानी लेकर के। अरे वो गेट में तो एरर आ रहा है, मेरे इसमें, तुम्हारे इसमें भी आ रहा है क्या? हाँ वो एरर आ रहा है भाई, वो नहीं हो रहा आगे, कुछ तो मैं है। तो अपना सर्वर स्टार्ट करके बैठा हूँ, बाकी सब पूरा लैपटॉप स्लो। वाह, इनका अलग ही। नहीं सही में, मैं भी सर्वर स्टार्ट किया था तो उसके बाद ना MS टीम चल रहा था ना ओरेकल सोर्स सूट चल रहा था, कुछ नहीं चलता सर्वर जब स्टार्ट होता है।
भाई वहाँ पाथ में क्या देना है? अरे सुना तो। अच्छा भैया से आज पूछना है वो जो जाने के बाद लैब होगा या नहीं उस रिगार्डिंग। वो लास्ट लैब का जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था ना ऑडियो, वो भी पूछ लेना। क्या? वही तो चल रहा है अभी, वही बताएंगे अभी। कान साफ करके आ भाई, कान साफ करके। अच्छा ये बताओ, सब्ट्रैक्ट में ऐसा आता है कि बीच में सब्ट्रैक्ट होता है कि सब्ट्रैक्ट होता है? सब्सट्रैक्ट। वाह अच्छा भैया सर ने वाह। जो पैरामीटर सेट किया है ये तो से हेलो के लिए है ना? इसमें शायद न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं अपन कोई इंटीजर वाले में। अच्छा एक्सपोज कैसे हो रहा था? वो नेक्स्ट करेगा तो फिर एक्सपोज हो जाएगा, बट वो नेक्स्ट करने पे एरर आ रहा है अभी। ना 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 ये वाला नहीं, जो क्रिएट रेस्टफुल सर्विस ये नहीं, और कोई तरीका से होता था ना एक्सपोज, जो जिसमें एनोटेशन आ जाता था, जैसे कि आया था वो @path @web mod ऐसे ऐसा करके। नहीं पता भाई। यही तो मेथड दिखाया था ना सिर्फ। नहीं नहीं ये तो था, मतलब कैसे रेस्टफुल सर्विस बनाना है, पर उसको जो एक्सपोज करते थे वो तो किसी और तरीके से करते थे ना। मतलब जहाँ पे फंक्शन आता था, और मतलब जो भी फंक्शन हम लोग बनाएंगे वही आता था, फिर हम लोग नेक्स्ट मारते मारते जाते थे, फिर हो जाता था लास्ट को। याद नहीं आ रहा है। में है वहाँ पे वी कैन चूज विच अदर फंक्शंस वी वांट टू एक्सपोज। वो रेस्ट का वाला तो उसके उतना। लिए था, वेब सर्विस के लिए था, सोप वाली। हाँ सोप के लिए था वो। अच्छा अच्छा अच्छा। सीखो भैया सीखो, ऐसे कैसे चलेगा। सिखाओ भाई आप, सिखाओ सर। भैया भैया नहीं भाई, बाबू। सीखो बाबू। अच्छा अच्छा बाबू ये से याद है, पैरामीटर कोरा बाबू का कोई पैरामीटर में क्लास था ना? हो गया सबका? हेलो। सर वो एरर आ रहा है सर। हम्म। सर एरर आ रहा है सर, थोड़ा सा वो फिर से बता दीजिए सर, वो लास्ट ये लैब सब वाला। अपना स्क्रीन शेयर कर दो, सबका सेम ही रेस्ट एरर। से बता दीजिए। कहाँ पे एरर आ रहा है मतलब इसमें? हाँ सर यही विंडो में, जैसे एडिशन है तो एडिशन का मैंने टाइप कर दिया गेट, कंज्यूम्स में कुछ नहीं है, प्रोड्यूसर्स में एक उसका प्लेन टेक्स्ट कर दिया है, और पाथ में डाल दिया है स्लैश एडिशन स्लैश ऐड डाल दिया है। हम्म। उसके पैरामीटर में मेरे दोनों डेटा टाइप डबल डबल हैं, और एनोटेशन में क्वेरी पैराम कर दिया है, और जो पैरामीटर है उसमें क्या डालना है ये नहीं पता। ये तो नाम होता है पैरामीटर का नाम, M1 M2 कुछ भी डाल दो। अच्छा सर, मुझे लगा वैल्यू डालनी पड़ती शायद सर। नाम है, जो मैसेज नहीं था जो तुमको दिखेगा, बता रहा हूँ जस्ट अभी। डिफॉल्ट वैल्यू 10 12 डाल दो, एडिशन में यहाँ पे गेट डाल दो, कंज्यूम्स। ये था ना। सर ये एनकोड वाला ऑप्शन अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो वो मतलब वो जो हमारा यूआरएल होगा उसमें हमारा वो पैरामीटर नहीं दिखाएगा है ना सर, मतलब वो एनकोड करके जाएगा। हम्म।
कहाँ गया से हेलो गेट, इसका 1 सेकेंड, इसका नाम क्या दिए थे हम लोग? पाथ इसका नहीं दिया था ना। एडिशन, यार ये क्यों हो रहा है? दोनों क्यों नहीं शो कर रहा है इसमें? इसको ब्राउजर पे ले जाते हैं। दस और 12 था ना। ये यहाँ पे एडिशन पाथ डालोगे, अगर इसको तुम पोस्टमैन में ले जाओगे ना तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा तुमको फिल करने के लिए, ठीक है? समझ रहे हो? अभी ये डिफॉल्ट वैल्यू उठाया है, जब पोस्टमैन में ले जाओगे ना तो उसको दिखाएगा तुमको क्या करके, बॉक्स करके आएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे भी हम लोग डाल सकते हैं, जैसे M1 इक्वल्स टू स्टेप से, इसमें यहाँ पे इस टाइप से लगाओगे ना तो क्यूरी पैरामीटर का मतलब यही होता है, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा के लिखते हैं ना उसको क्यूरी पैरामीटर कहते हैं। M1 इक्वल्स टू 12 एंड लगा दो यहाँ पे, और M2 इक्वल्स टू 21, अब यहाँ पे डालो 33 आ गया ना। सर मेरा M1 M2 नहीं ले रहा है, M2 नहीं ले रहा है, M1 तो ले लिया हमने, M2 में एरर बता रहा है। एंड लगा के, एंड लगाना होगा बीच में सर वहीं पर वो विंडो में सर जहाँ पर आपने क्वेरी पैरामीटर सेट किया है M1 M2। ओके 1 सेकंड, चेक लेट मी चेक। सर क्वेरी सेट करते वक्त तो कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं ना, अगर मैं ए एंड बी दूँ? हाँ हाँ, कोई वो तुमको वही नाम से वहाँ पे फिल करना पड़ेगा, वही नाम से शो करेगा। हाँ ये देखो इस टाइप का है, यही करको देखो तो क्या है। हाँ सर तो आपके इसमें सिर्फ एक है अभी एडिशन, इस कारण M1 M2 ले लिया उसने। मेरे इसमें से 4 फंक्शन है, सब में 2-2 पैरामीटर है, तो मैंने सब में M1 M2 डाल के देखा। तो इसका सबका नाम अलग डालोगे ना, यहाँ पे नाम चेंज करो ना, सब्ट्रैक्शन डालोगे ना एक अलग अलग। हाँ सर सबका चेंज कर दिया, पाथ सबका डिफरेंट एक बार डिफरेंट है। स्क्रीन शेयर करो तो हमको चेक करने दो, ऐसे पता नहीं चलता क्या गलती है। सर मैं सेम क्या पर मतलब रेस्टफुल सर्विस तो क्रिएट हो गया। हाँ सर चल रहा है तुम्हारा? हाँ सर दिख रहा है सर, ये 1 सेकंड, नहीं दिख रहा अभी। डिप्लॉय नहीं किया अभी तक सर, वही बस करना है। ओके ओके, वो टेस्ट सर्विस करो, वो अपने आप डिप्लॉय कर देगा, बिना डिप्लॉय किए वो टेस्ट नहीं होता है, तो टेस्ट ही में डिप्लॉय हो जाएगा। बाकी सबका हो गया? चंद्रकांत, शुभम, रेखज, अंद्रिला, बाकी सब क्या कर रहा है? हाँ सर हो गया। टेस्ट भी कर लिए? चल रहा है? नहीं सर टेस्ट कर, टेस्ट करो, टेस्ट करो। दिख रहा है सर, रिकल सूट चल रहा है तो टेस्ट करो। हाँ, ऐड सब्ट्रैक्ट गेट कंज्यूम, हाँ ठीक है। प्रोड्यूसर में क्या डाले हो? HTML ना सर इसमें प्रोड्यूसर में सर टेक्स्ट प्लेन। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सब में वही है ना, चलो ठीक है। हाँ सर सब में वही है। हाँ हाँ, तो इसमें ए भी डालो, M2 डालो। हाँ सर इसमें M2 डाल दिया। हाँ फिर सब्ट्रैक्ट में जाओ, फिर M1 M2 डाल दो, कोई चक्कर नहीं है, सबका अलग अलग है। डिफॉल्ट वैल्यू ओ इसका भी कोई चक्कर नहीं है, डिफॉल्ट भी ले लेता है खुद, चक्कर नहीं है। हाँ M1 M2 डाल दो, फिर
M1 इंटू डाल दो। हाँ ये आ रहा है सर। क्या कर रहा है? इनवैलिड पैरामीटर वैल्यू फाउंड फॉर एनोटेशन टाइप। तुम डबल ले लिए हो? हाँ सर, अब डिवाइड को डबल ही करूंगा ना सर। ओके। इंटीजर ले लो तो पहले, एक बार एक में इंटीजर ले लो। बाकी सबको डिलीट करो। वो इसको चेक ऐसे करके देखो। हाँ, इसमें चक्कर है, कन्वर्जन का चक्कर होता है, क्योंकि जेसन में भेजता है ना, रेस्ट सर्विस जेसन में काम करता है, तो कन्वर्जन का चक्कर होता है। ठीक है, हम आएंगे उस पर भी। चलो बाकी सबका देखो। बाकी किसका किसका है? हो जाएगा, हो जाएगा, तुम चेंज करो, हो जाएगा। जितेंद्र गौड़ा, तुम्हारा हो गया सब? हाँ सर, रेस्टफुल सर्विस तो बन गया, मेरा सर्वर नहीं चल रहा तो टेस्ट नहीं हुआ अभी। अंद्रिया, तुम्हारा हो गया कंप्लीट? सर सर्विस क्रिएट हो गया पर मेरा सर्वर नहीं चलता है, तो मतलब पहले चलता था, कुछ चेंजेस किया जेडीके का तो उसके बाद से नहीं चलता है, तो वो फिक्स करना पड़ेगा। हाँ सर, सेम मेरा। और बाकी मोहम्मद रिकज? ये सर कर रहा हूँ सर्वर भी। सर उसके बाद पॉलिसी का ऑप्शन आ रहा है, उसमें क्या सिलेक्ट करना है? उसमें नो पॉलिसीज रहने दो अभी, उसको थोड़ा एडवांस चीज है वो, पॉलिसी के चक्कर में सकता हूँ। सर डिप्लॉयमेंट मतलब टेस्ट वेब सर्विस पे क्लिक कर लिया, सो उसके बाद वो आई गेस वो अभी तक डिप्लॉइंग दिखा रहा है। सो उसके बाद अपने आप विंडो पॉपअप होगा या फिर हाँ कुछ हाँ खोलना हाँ है? हाँ, नहीं, अपने आप हो जाएगा। वही सर नहीं हुआ अभी तक। सर मेरा सर OSWM पॉलिसीज लिखा हुआ है, वो चलता ही चला गया, मैंने सब क्रॉस कर दिया। बहुत लंबे टाइम तक चल रहा था सर, तो फिर मैंने दोबारा भी कर रहा हूँ। चलो ये करेगा, ऐसा नहीं है, मेरे में किया है तो तुम लोग में भी करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं है। चलो तो हम लोग इस पर बढ़ते हैं आगे। ये कंज्यूम्स क्या है, हम लोग इस पर भी बात किए थे। तो ये देखो, तुम लोग अगर इसको ध्यान से देखोगे तो एक कंज्यूम्स यहाँ पे भी है, हम लोग लास्ट टाइम इस पर भी डिस्कशन किए थे। एक प्रोड्यूसर यहाँ पे भी है, और एक कंज्यूम्स हर एक फंक्शन के लिए है। तो तुम लोग देखोगे ये रूट पाथ है, रूट पाथ डिनोट्स दी क्लास नेम। ठीक है, तो ये क्लास लेवल कंज्यूम है और क्लास लेवल प्रोड्यूसेस है, और ये मेथड लेवल है। ठीक है, corresponding to each method we have a consumes and produces. In the consumes part, if you are selecting get, then you can't select any consumes available methods, right? And if you are selecting post, put or delete, then only then only you will be able to use this option. ठीक है, कंज्यूम्स वाला। तो ये मेथड लेवल पे है और ये क्लास लेवल पे है। अब ये कंज्यूम्स है क्या एग्जैक्ट, इस पे हम लोग बात करेंगे अभी जस्ट। और एक हमारे पास एनोटेशन है, तो एनोटेशन में तुम लोग देखोगे क्यूरी पैरामीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, कुकी पैरामीटर, फॉर्म पैरामीटर, हेडर पैरामीटर, मैट्रिक्स पैरामीटर और पाथ पैरामीटर। तो इन केस ऑफ if you are exposing any method as a service, then only two options are available with you. The first one is either path param, or the second one is this one, query param. ठीक है, बाकी सब अलग अलग केस के लिए है। ठीक है, अगर तुम फॉर्म फिल कर रहे हो तब तुम्हें यूज करना है, तो देन यू कैन गो फॉर फॉर्म पैरामीटर। ठीक है, तो बाकी सब हम लोग देखेंगे अभी। तो अगर तुम यूज कर रहे हो कौन सा, इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सपोज अ गिवन फंक्शन एज अ रेस्ट सर्विस, देन यू कैन गो फॉर पाथ पैरामीटर और क्यूरी पैरामीटर। तो क्यूरी पैरामीटर में क्या होता है, क्यूरी पैरामीटर में एक फंक्शनलिटी क्या है, देखो ये क्यूरी पैरामीटर यहाँ पे लिख के आ जाता है। अगर तुम यहाँ लिखोगे, इसको ऑब्जर्व करोगे, तो तुमको यहाँ दिखेगा क्यूरी पैरामीटर लिख के आ जाता है। ठीक है, तो एक्सपोज करने के बाद तुम लोग यहाँ देखो, ये क्यूरी पैरामीटर का मतलब क्या है कि इस तरह का यूआरएल बनेगा, इस तरह का। ठीक है, जो भी तुम्हारे पास पैरामीटर है ना, वो क्यूरी के फॉर्म में बनेगा, और वो किस टाइप से बनेगा, ये बनेगा क्वेश्चन मार्क के बाद m1 इक्वल्स टू 12 एंड m2 इक्वल्स टू 21, और अगर कुछ और रहता, मान लो रहता एंड नेम इक्वल्स टू अभिषेक। ठीक है,
तुम लोग कोई फॉर्म भरते होगे तो इसमें भी दिखता होगा इस टाइप से। लास्ट नेम इज कुमार, इस टाइप से देखते होगे, कभी यूआरएल जनरेट हो जाता होता है ना, ऑब्जर्व किया कभी? यस सर। तो ये कब यूज हो, ये क्या है, एक तरीका है लिखने का, ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक तरीका है लिखने का, कौन सा ये तरीका कौन सा है, ये क्यूरी पैरामीटर का तरीका है, ठीक है। काम सब एक ही करने वाला है, काम कोई अलग अलग नहीं करने वाला, लेकिन क्या है तरीका लिखने का क्या है, ठीक है। जैसे नहीं होता है एक फंक्शन लिखने का 2-3 तरीका है, या तो लेमडा फंक्शन की तरह यूज कर लो, या बहुत सारा तरीका है अलग अलग तरीका से, तो काम तो सब एक ही करता है, लिखने का तरीका अलग अलग है। तो वही यहाँ पे हम लोग को एक्सप्लेन करना है कि कितना लिखने का तरीका है हमारे पास। तो देखो यहाँ पे कितना तरीका है, ये क्यूरी पैरामीटर, कुकी पैरामीटर, फॉर्म पैरामीटर, तो ये सब हमारे पास तरीका, और ये सब तरीका क्या है हम लोग देखेंगे अभी जस्ट। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं पीडीएफ में। पीडीएफ में भी तुम्हारे ये सब दे रखा है। बन सके एक मेन चीज ना छूट जाए। हम लोग इस पे आते हैं, जस्ट जल्दी जल्दी, लेट हो रहा है थोड़ा। तो जब स्टार्टिंग क्लास में जब लैब 1 चल रहा था, तो एक तुम लोग को हम आर्किटेक्चर दिखाए थे, स्केलेटन वाला कंसेप्ट और स्टब वाला कंसेप्ट, किसी को याद है? तुम कहते कि लैब का रिवाइज करके आना, लैब का रिवाइज करके आना, किसी को हम बोले थे। एक मिनट हम दिखाते हैं तुम लोग को पीडीएफ। ये आर्किटेक्चर याद है किसी को? हेलो सर। सर यू आर शेयरिंग समथिंग। ओह सॉरी। इस आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था। हाँ सर। ओके, तो इसी आर्किटेक्चर पे बात करेंगे। ये देखो, अब जो हम बताने जा रहे हैं वो जावा बेस्ड नहीं है। तो जो मान लो कोई जावा जानता है, ऐसा नहीं कि हम उसके फेवर में हैं, जो पाइथन नहीं जानता उसके अगेंस्ट में, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम जनरल बात करने वाले हैं, ठीक है, जो सब में होगा। आइदर यू आर यूजिंग पाइथन और जावा और एनी लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट यूज करते हो उसमें भी यूज होता है, ठीक है। जैसा जावा स्क्रिप्ट तो ये सब बहुत अच्छा से सपोर्ट करता है, ये वेब सर्विसेज ये सबको, ठीक है। तो नोड जेएस कोई कर रहा है उसमें तो एकदम मक्खन की तरह बनता है वेब सर्विस, एकदम कोई लफड़ाई नहीं, एकदम 3-4 लाइन कोड लिखो एक वेब सर्विस बन जाएगा। इसमें जावा का ही थोड़ा लफड़ा बहुत है। तो देखो तुम लोग यहाँ से ध्यान से देखोगे तो तुम लोग को नजर आएगा कि पहला हमारे पास एक वेब सर्विस था, सर्विस प्रोवाइडर। वो एक सर्विस बनाता है, और सर्विस बनाने के बाद किसके पास जाता है? WSDL फाइल के पास जाता है, याद है? WSDL जनरेशन टूल के पास जाता है और उससे WSDL फाइल बनता है। यस सर। तो ये एक फाइल बना रहा था, उसके बाद ये WSDL जनरेशन टूल के पास गया, उसके बाद एक WSDL फाइल बना। अगर WSDL फाइल जो तुम लोग एक वेब सर्विस बना रहे हो, अगर उसको मल्टीपल यूजर्स यूज करने वाले हैं तो यू शुड पब्लिश इट इन ए सर्टेन रेपोजिटरी, ठीक है। तो उसको हम लोग UDDI रेपोजिटरी कहते हैं। अगर नहीं,
अगर कोई किसी सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के लिए तुम बनाए हो तो यू कैन सिंपली डायरेक्ट ईमेल योर WSDL फाइल टू रेसिपिएंट यूजर, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेंगे, एक प्रॉक्सी टूल यूज करेंगे, दैट इज द प्रॉक्सी टूल। वो क्या करेगा, ये लिखा हुआ था जावा में, ये जावा में लिखा हुआ है, ठीक है। और मतलब कोई एक सर्विस है, कैलकुलेटर बना हुआ है तो कैलकुलेटर डॉट जावा में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो क्लाइंट यूज कर रहा है वो C++ का यूज कर रहा है, C++, ठीक है। तो प्रॉक्सी टूल क्या करेगा, WSDL के फाइल सिर्फ इंटरफेस होता है कि इसके पास क्या क्या फंक्शन है और कौन कौन सा फंक्शन के पास क्या क्या पैरामीटर होगा, बस उसके पास और कुछ डिटेल नहीं होता है। तो जैसे प्रॉक्सी के पास जाएगा वो इंटरफेस जनरेट करेगा। इंटरफेस जनरेट करने का मतलब है कि सेम क्लासेस जनरेट करेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, मेथड का डेफिनेशन नहीं होगा, ठीक है। इंटरफेस का मतलब तुम लोग जानते हो, इंटरफेस का मतलब होता है कि क्लास का नाम वही होगा, एडिशन जो बनाए हो इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब इसके पास आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ C++ क्लासेस, बस उसके पास डेफिनेशन नहीं होगा, उसको कहते हैं स्टब क्लासेस। अब ये स्टब क्लासेस क्लाइंट क्या करेगा, एक स्टब ऑब्जेक्ट बनाएगा और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो एडिशन को कॉल करना होगा कॉल करेगा। तो कॉल करने के बाद फिर ये 6th स्टेप चलेगा और फिर स्टब जो है HTTP के थ्रू एक XML फॉर्मेट में मैसेज तैयार करेगा, जो हम लोग देखे हैं XML का रॉ फॉर्मेट, और इसको सोप मैसेज कहते हैं, सोप मैसेज, और इसको भेज देगा स्केलेटन को। स्केलेटन फिर इसको जावा में कन्वर्ट करेगा और फिर इस सर्विस प्रोवाइडर को भेजेगा, और सर्विस प्रोवाइडर के पास 5 और 9 पहुंचा इस XML फाइल के तौर पे, और ये 5 और 9 इसको 14 के तौर पर रिटर्न करेगा। 14 भी XML रिस्पॉन्स, सोप रिस्पॉन्स की तरह इसको आएगा यहाँ पे, फिर ये HTTP के थ्रू स्टब के पास जाएगा और स्टब इसको फिर C++ में कन्वर्ट करके क्लाइंट को पास मिलेगा। इतना हम लोग डिस्कस किए थे पहले लाइव में। अगर तुम लोग रिवाइज करके आए हो तो ठीक है, नहीं रिवाइज किए हो तो जितना भी पता है उससे समझने की कोशिश करो। चलो, तो API जो आता है ना डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट तरीके से API रिलीज किया गया है। तो ये जब जो टूल है, तो कोई पूछ सकता है कि सर ये टूल तो हमारे पास है ही नहीं, ये टूल तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम लोग कैसे वेब सर्विस बनाएं? तो हम लोग वेब सर्विस बना के देख चुके हैं, वेब सर्विस बन भी चुका है हमसे, हम लोग से, ठीक है। तो वेब सर्विस कैसे बनेगा, तो ये टूल का डेफिनेशन होना चाहिए ना। ये टूल जो है, ये टूल कैसे आता है, इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस, मतलब एक लाइब्रेरी के फॉर्म में ये दोनों टूल मिलता है। और ये प्रॉक्सी टूल और स्टॉप टूल भी एक फॉर्म ऑफ क्लासेस में मिलता है, यानी एक सेट ऑफ लाइब्रेरीज में मिलता है। अभी तक क्लियर है बात सबको? यस सर। तो अगर तुम्हें क्लाइंट लाइब्रेरी डाउनलोड करोगे, समझना ध्यान से, अगर तुम क्लाइंट लाइब्रेरी डाउनलोड करोगे तो तुमको प्रॉक्सी का और स्टब का कोड मिल जाएगा, क्लाइंट लाइब्रेरी, ठीक है, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी यूज्ड एट द क्लाइंट साइड। अगर तुम सर्वर लाइब्रेरी यूज करोगे, कौन सा सर्वर लाइब्रेरी फॉर वेब सर्विसेज, तो तुमको क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा WSDL जनरेशन फाइल का और स्केलेटन फाइल का क्लास का लाइब्रेरी मिलेगा, ठीक है, समझ गए? यस सर। ओके। तो अगर कोई जावा यूज कर रहा है तो वो क्या सर्च करेगा, या तो तुम सर्विस बना रहे होगे या तो तुम सर्विस कंज्यूम कर रहे होगे, ठीक है। अगर हम कंज्यूमर है तो मान लो ऋषभ कोई सर्विस बनाया, कैलकुलेटर वेब सर्विस बनाया, तो वो बनाने वाला है, डेवलपर है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसको कौन सा डाउनलोड करना पड़ेगा, कौन सा लाइब्रेरी वो डाउनलोड करेगा, क्लाइंट या सर्वर? सर्वर वाली, ठीक है। अगर वो कैलकुलेटर वेब सर्विस बनाया है और ऋषभ, और उसको सिद्धार्थ यूज करना चाहता है, तो उसके बनाए हुए सर्विस को सिद्धार्थ यूज करना चाहता है, तो हियर सिद्धार्थ इज एक्टिंग एज अ क्लाइंट, तो उसको यूज करने के लिए, उसको कंज्यूम करने के लिए कौन सा लाइब्रेरी उसको सिद्धार्थ को डाउनलोड करना पड़ेगा, क्लाइंट लाइब्रेरी, ठीक है। यस सर। ओके। तो अगर तुम पाइथन में यूज कर रहे हो तो पाइथन में यूज कर रहे हो तो पाइथन का डाउनलोड करेगा, ये क्या नाम है, ऋषभ, ठीक है। अगर ये जावा का कर रहा है तो ये जावा का क्लाइंट लाइब्रेरी यूज करेगा, ठीक है। यस सर। तो अभी तक हम शायद क्लियर है अभी तक सबको, ठीक है। तो डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लैंग्वेज की कैसे लाइब्रेरी मिलता है। तो लाइब्रेरी अगर तुम देखोगे जावा का, तो जावा कहता है क्या कि हम इतना लफड़ा नहीं लेंगे, क्लाइंट का भी और सर्वर का भी, दोनों का लाइब्रेरी को एक ही लाइब्रेरी में कॉम्पैक्ट पैकेज बना के दे देता है वो, ठीक है। तो इफ यू आर यूजिंग जावा एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, then the client library and the server library
बोथ एग्जिस्ट इन सेम फाइल। ठीक है, चारों का पैकेज एक ही साथ मिल जाता है। समझ में आया? सर तो सही है ना सर। जैसे अगर इनकेस अगर मान लो सर्वर को किसी और सर्विस को एक्सेस करना होगा तो वो सर्विस के लिए क्लाइंट बन जाएगा, तो वो फिर वो यूज कर सकता है ना। हाँ, तो मतलब फिर अलग से कॉम्प्लेक्सिटी लाइब्रेरी को डाउनलोड करेगा। हाँ, तो बहुत सारा कंपनी में होता है कि कोई क्लाइंट ही है, सिर्फ कोई कंज्यूमर ही है, डेवलपर ही है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कोई पाइथन यूज कर रहा है तो पाइथन में 2 लाइब्रेरी है, क्लाइंट का अलग है और सर्वर का अलग है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन योर लैंग्वेज, इंटरेस्ट इन योर लैंग्वेज, उसके अकॉर्डिंग तुम लोग को सर्च करना पड़ेगा कि क्लाइंट तुम इफ यू आर ट्राइंग टू कंज्यूम सर्टेन सर्विसेज, देन यू शुड गो फॉर क्लाइंट लाइब्रेरीज। और ये इसमें क्या होता है, तो जावा के केस में दोनों एक साथ मिक्स किया गया है। तो जावा मिक्स करके दिया है, तो ऐसा नहीं कि जावा बहुत महान है। देखो जावा के साथ गड़बड़ी क्या क्या है। ये एडिट मोड में कहाँ गया, इधर भाग गया। चलो देखते हैं इसमें जावा में गड़बड़ी क्या क्या है। तो जावा हमारे पास 4 लाइब्रेरी देता है। कौन कौन सा लाइब्रेरी देता है, किसी को मालूम है? जैक्स WS, जैक्स RS, जैक्स RPC और जैक्स M, ये 4 लाइब्रेरी देता है हमको यूज करने के लिए। तो इफ यू आर तो WS स्टैंड फॉर वेब सर्विस। तो अगर तुम वेब सर्विस बना रहे हो, याद रखना पूरे सोआ में कहीं पर भी तुमको वेब सर्विस मिले, सो सिंपली समझ जाओ कि ये टॉकिंग अबाउट सोप सर्विसेज, राइट। तो अगर तुम सोप सर्विस बनाने की कोशिश कर रहे हो तो कौन सा लाइब्रेरी तुमको चाहिए होगा? जैक्स WS। ठीक है एवरीवन। तो जावा वाले जो है थोड़ा ध्यान से सुनो, बाकी जो पाइथन वाले हैं समझने की कोशिश करना, कोई चक्कर नहीं है। तुम पाइथन में कर सकते हो, उसमें भी कोई चक्कर नहीं है। लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं रहो, कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट, लैंग्वेज एग्नोस्टिक। तो अब अगर तुमको मान लो रेस्ट सर्विस डेवलप करना है यूजिंग जावा, तो यू कैन गो विथ जावा RS। तो आइदर यू आर डेवलपिंग रेस्ट सर्विस क्लाइंट, मतलब कंज्यूम करना चाहते हो, ठीक है, और रेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। तो दोनों के लिए क्या है? जैक्स RS। इसमें क्लाइंट भी है और सर्वर भी है। उसी तरह से अगर तुम सोप सर्विस को कंज्यूम करना चाहते हो और या सोप सर्विस को प्रोवाइड करना चाहते हो, यानी कैलकुलेटर वेब सर्विस को सोप में एक्सपोज करना चाहते हो, या कैलकुलेटर किसी का बनाया हुआ है और उसको सोप में यूज करना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर जैक्स WS। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो एक पुराना टेक्नोलॉजी, ये दोनों नया है। ठीक है, ये नया है। उससे पहले एक हमारे पास टेक्नोलॉजी हुआ करता था रिमोट प्रोसीजरल कॉल। इट इज बेस्ड ऑन दी RMI टेक्निक, रिमोट मेथड इन्वोकेशन। तो ये पुराना हो गया, ये सॉकेट प्रोग्रामिंग को यूज करता था। ठीक है, मतलब पुराना कंसेप्ट है, इस पर जोर नहीं देना, हटाओ इसको। ठीक है, तो इससे ही पहले किया जाता था, अब ये नहीं चलता है मार्केट में। RPC चलता है मार्केट में, जहां जहां जरूरत पड़ता है वहां पर लोग यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स कि किसका फायदा है उसमें। जैक्स एम स्टैंड्स फॉर दी जावा, ये M स्टैंड्स फॉर दी मैसेजिंग। अब ये मैसेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? तो मैसेजिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि सर्विसेज 2 फॉर्म में आते हैं। ठीक है, या तो वो सिंक्रोनस सर्विस होगा, सिंक्रोनस, या तो होगा एसिंक्रोनस। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सिंक्रोनस का मतलब होता है कि कॉल करके वेट करेगा, दैट इज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। मतलब कॉल करेगा कोई सर्विस को और उसके बाद वेट करेगा कि वो उसका रिटर्न आएगा। तो हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग यूज करते हैं ना, तो वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और ये सिंक्रोनस है। जैसे कोई तुम फंक्शन को कॉल किए तो उसके आगे जब तक वो रिटर्न नहीं कर देता है तब तक वो प्रोग्राम वहां पर रुका रहता है ना। एवरीवन, यस सर। अरे जैसे एडिशन को कॉल करोगे, जब तक एडिशन चल रहा है तब तक एडिशन के बाद वाला लाइन नहीं ना चलेगा। तो वो ब्लॉक स्टेटस, ये तो सिंक्रोनस है। हम लोग डिस्कस किए हुए थे फोन कॉल से, जब फोन करते हो तो जब तक उधर से हेलो नहीं बोलता है, तो इस पर बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किए थे, सिंक्रोनस।
सब पानी में चला जाता है। फिर 10 दिन बाद क्लाउड कंप्यूटिंग का इतना कहानी सुनाया, सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद एसिंक्रोनस पर भी बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ था। एसिंक्रोनस में इसमें ब्लॉक नहीं होता है, थ्रेड कॉल होता है, बहुत सारा लंबा चौड़ा बताए थे जब मैसेजिंग एक्सचेंज पैटर्न बता रहे थे। याद है किसी को मैसेज एक्सचेंज पैटर्न में? यस सर। उसमें बताया था, ठीक है। याद तो नहीं होगा, हम गारंटी देते हैं, लेकिन ये याद है कि हम पढ़ाए थे। तो एसिंक्रोनस के बारे में बताए थे। तो एसिंक्रोनस जब सर्विस यूज करना हो ना, अगर एसिंक्रोनस वेब सर्विस यूज करना हो या एसिंक्रोनस रेस्ट सर्विस यूज करना हो, तो देन वी शुड गो फॉर जैक्स एम। ठीक है, ये दोनों किसके लिए है? सिंक्रोनस सर्विस के लिए। यानी सिंक्रोनस सोप क्लाइंट का चाहिए हो और सिंक्रोनस सोप का सर्वर चाहिए हो, दोनों इसमें अवेलेबल है। सिंक्रोनस रेस्ट सर्विस चाहिए हो एज अ क्लाइंट और सिंक्रोनस रेस्ट सर्विस चाहिए हो जब सर्विस, देन वी शुड गो फॉर जैक्स आरएस। ठीक है। आरपीसी की बात नहीं करेंगे। और जैक्स एम हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये माइक्रो सर्विसेज में यूज होता है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में, इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर में। तो ये भी हमारे काम का नहीं। तो हमारे दो काम का जो चीज है वो क्या है? जैक्स डब्ल्यूएस एंड जैक्स आरएस। क्लियर है अभी तक सबको? यस सर। ओके। तो जावा में फिर यहाँ पे एक अड़ंगा लगा दिया है। जावा क्या कहता है कि भाई हम तुमको सिर्फ स्पेसिफिकेशन देंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं देंगे तुमको। तो जावा क्या किया, वो कहता क्या कि जैक्स डब्ल्यूएस का और जो भी चार है चारों का, जैक्स हम लोग सिर्फ इसका बात करेंगे, बाकी चार का हमको मतलब नहीं है। तो ये दोनों जो है सिर्फ स्पेसिफिकेशन है। स्पेसिफिकेशन मतलब कि इस तरह से लिखोगे, ठीक है। फंक्शन का नाम वही होना चाहिए, ये स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जैसे कोई बिल्डिंग बनता तो होता ना कि हमको यहाँ पे एक पार्क चाहिए, वहां पे ये चाहिए, तो स्पेसिफिकेशन है। और किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा हो बैकग्राउंड में डिपेंड करता है बात के लिए, लेकिन जो पार्क वहां होना चाहिए और पार्किंग लॉट इधर होना चाहिए वो ऐसा ही रहेगा। अब किस टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जाएगा वो डिपेंडेंट नहीं है उस पर। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकेशन है कि हाँ ऐड होना चाहिए। अब ऐड भीतर में कौन सा लैंग्वेज से किया गया उससे हमको मतलब नहीं है। तो इस टाइप से तो ये सिर्फ स्पेसिफिकेशन है। तो इसका इंप्लीमेंटेशन जो है अलग अलग कंपनी प्रोवाइड करती है। क्लियर है? स्पेसिफिकेशन का मतलब समझ रहे हो ना सब? यस सर। इंटरफेस देना, उसका इंप्लीमेंटेशन कोई और कंपनी करेगी। ठीक है, तो इस तरह से जावा रिलीज कर दिया इसको। तो इसको रिलीज करने के बाद पता लगा कि बहुत सारा कंपनी इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई कहे कि हम यूज जो कर रहे हैं ना जावा एक्स, सॉरी जावा एक्स, जैक्स डब्ल्यूएस और जैक्स आरएस, तो वो कहेगा कि हम इसका इंप्लीमेंटेशन यूज कर रहे हैं। तो हम तुम लोग को दिखाते हैं कि कितना इंप्लीमेंटेशन इसका अवेलेबल है। देखो यहाँ पे अगर तुम जैक्स डब्ल्यूएस की बात करो तो एक जैक्स डब्ल्यूएस आरआई आता है, आरआई, ठीक है, रेफरेंस इंप्लीमेंटेशन, ये सन माइक्रो सिस्टम्स का बनाया हुआ है। ठीक है, एक मेट्रो इंप्लीमेंटेशन आता है। ठीक है, ये भी सनी का है, ये बाद में आया था, ये इसके बाद आया था। इसमें जो खामियां थी वो मेट्रो इंप्लीमेंटेशन में हटा दिया गया। एक एक्सेस 2 आता है, एक्सेस 2 इंप्लीमेंटेशन आता है, ये अपाचे के द्वारा बनाया गया है, जिसमें स्प्रिंग का इंटीग्रेशन नहीं है। स्प्रिंग इज अ फ्रेमवर्क इन जावा, जिसको नहीं मालूम है उसके लिए। उसी तरह से अपाचे CXF एक आया इंप्लीमेंटेशन, वो अपाचे स्प्रिंग इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, और कुछ सर्वर स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन भी है। ठीक है, जैसे वेब लॉजिक सर्वर, ग्लासफिश सर्वर का हो गया, वेब स्फीयर सर्वर का हो गया, जेबॉस सर्वर का हो गया, सब अलग अलग कंपनी है। वेब लॉजिक, एक्वा लॉजिक कोई कंपनी उसका है, ग्लासफिश सर्वर ओरेकल का है, वेब स्फीयर IBM का है, जेबॉस रेडिस का है, शायद रेडिस, हाँ कुछ का। तो अलग अलग कंपनी का सर्वर, तो ये लोग भी अपना अपना सर्वर के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती है। अभी तक क्लियर है हम सबको? यस सर। तो ये इसलिए जल्दी जल्दी बता दिए हैं क्योंकि हमको ये याद नहीं रखना है। बस ये याद रखना है कि दैट इज जैक्स डब्ल्यूएस जो है सिर्फ स्पेसिफिकेशन है, इसका इंप्लीमेंटेशन अलग अलग कंपनी प्रोवाइड करती है। बस इतना मालूम होना चाहिए कौन कंपनी प्रोवाइड करती है, हमको उससे क्या लेना देना। दुनिया में 75 कंपनी है, सबका याद रखना हमारा काम थोड़ी है। हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं वो हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है,
इससे बताने का मोटिव यही है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जैक्स WS इज अ स्पेसिफिकेशन ओनली, ठीक है। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय डिफरेंट वेंडर्स, और किस वेंडर का हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो हमको मालूम होना चाहिए बस। उसी तरह से जैक्स RS का भी बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा इम्प्लीमेंटेशन है। देखो, एक जर्सी आता है, जर्सी है, एक रेस्ट इजी है, एक रेस्टलेट है, एक अपाचे विंक है, एक अपाचे CXF है। तो CXF में फायदा क्या है कि इट इज ऑल्सो यूज विथ स्प्रिंग इंटीग्रेशन के लिए भी काम आता है, ठीक है। तो हम लोग जो अपने यूज कर रहे हैं, देखो तो अगर तुम वेब सर्विस बना रहे हो इक्लिप्स में ना, इक्लिप्स में बना रहे हो ना, तो तुमको पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, तुमको कोड लिख करके तुमको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, या तो जर्सी डाउनलोड करना पड़ेगा, या तो ये क्या है, कौन सा नाम था, रेस्ट इजी, रेस्टलेट, या तो अपाचे विंक, या तो अपाचे CXF डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका जार फाइल, ठीक है। उसको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तब जाके तुम एक रेस्ट सर्विस बना सकते हो। समझ रहे हो सब? एवरीवन? यस सर। तो ये सब इम्प्लीमेंटेशन है इसका अवेलेबल, इसमें से कोई एक यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी देखते हैं कि हम लोग किसको यूज कर रहे हैं। हम लोग यूज कर रहे हैं बैकग्राउंड में, किसी को मालूम नहीं है कि हम लोग यूज क्या कर रहे हैं। देखो अभी दिखाता हूं मैं कौन सा यूज हो रहा है। देखो, रेस्ट सर्विस में जाओगे, यहाँ पे इसके पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जाओगे प्रोजेक्ट का प्रॉपर्टीज में, तो लाइब्रेरीज एंड क्लास पाथ में जाओगे, तो देखो यहाँ पर जैक्स RS जर्सी इंप्लीमेंटेशन यूज हो रहा है इसका। देखो दिखा सबको? हाँ सर। तो बाय डिफॉल्ट इसमें सब चीज कॉन्फ़िगरेशन करके दे रखा है, ठीक है। ओरेकल सूट ऐसी पावरफुल नहीं है, ठीक है। इसमें सब चीज का कॉन्फ़िगरेशन दे के रखा होता है, नहीं तो पहला लैब क्लास तो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में निकल जाता है। कोई कहता है सर मेरा नहीं हो रहा है, कोई कहता है सर मेरा जार फाइल का एरर दिखा रहा है, कोई कुछ कहता है, कोई किसी का डिपेंडेंसी का चक्कर होता है, बहुत सारा चक्कर है। तो इसमें देख रहे हो सीधे हम लोग चालू हो गए, स्टार्ट कर दिए। तो हमको पता होना चाहिए कि हम लोग जैक्स RS क्या है। जैक्स RS जो है ये API है, स्पेसिफिकेशन है जस्ट, और इसका इम्प्लीमेंटेशन जर्सी 2.x, ठीक है, वर्जन है 2.x। एक 1.x भी आता है इसका, 2.x, तो लेटेस्ट वर्जन, वी आर यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन। सो जर्सी 2.x इज रनिंग बिहाइंड जैक्स RS। द इम्प्लीमेंटेशन बिहाइंड जैक्स RS इज जर्सी 2.x, ठीक है। तो इतना मालूम होना चाहिए, ये थोड़ा सा डिस्कशन का था। ओके, हाँ इतना मालूम होना चाहिए। चलो, तो अब हम लोग चलते हैं क्यूरी पैरामीटर और जो भी है। देखो, ये बुक में जाओगे ना तो 165 नंबर पेज पे 165 पे तुम्हें दिख जाएगा कि कितना एनोटेशन है हमारे पास अवेलेबल। क्या क्या है, कंज्यूम्स है, प्रोड्यूसेस है, क्यूरी पाथ, पाथ पैरम, हेडर पैरम, फॉर्म पैरामीटर, कुकी पैरामीटर, मैक्स पैरामीटर, बीन पैरामीटर। तो इसके बारे में हर एक चीज के बारे में थोड़ा बहुत डेफिनेशन दिया गया था। देखो, क्यूरी पैरामीटर में क्या होता है, इट इज यूज फॉर रिसीविंग द डेटा एज इनपुट थ्रू क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर, जो हम लोग देखे हैं। कैसे होता है इसका, यहाँ पे देखो, URL से तुमको समझ में आ जाएगा कि कहने की कोशिश क्या कर रहा है। इसी टाइप का यूज किया है ना। एवरीवन, हेलो, यस सर। क्या हो गया, जल्दी जल्दी हो गया क्या, कुछ जल्दी जल्दी? बहुत तेजी से चला गया क्या सब? अरे कुछ तो बोलो, नो सर, यस सर, कुछ तो हुआ, जल्दी जल्दी चला गया क्या? समझ में आया अभी तक क्या बोले हैं? यस सर। वो उतना बेसिक मालूम होना चाहिए, इसलिए उसको डिस्कस कर दिए पहले जस्ट। तो
ये होता है हमारे पास इस तरह से लिखने के तरीका को, ठीक है। एक ही चीज को बहुत तरीका से लिखा जा सकता है। तो अगर हम लोग पैरामीटर को इस तरह से पास कर रहे हैं तो उसको कहते हैं क्यूरी पैरामीटर, ठीक है, क्यूरी फॉर्म में, पैरामीटर के फॉर्म में, ठीक है। तो देखो क्यूरी पैरामीटर में हम लोग क्यूरी अर्दी पैरामीटर, तो ये हम लोग को लिखना नहीं है, ये सब तो हम लोग अपने आप अवेलेबल है हमारे पास, एज ए रेस्ट सर्विस करते हैं तो उस समय दिख जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर जर्सी 1.x यूज हो रहा है, ये सब तो एक्लिप्स के लिए एग्जांपल दिया हुआ है, इतना हम लोग को करना नहीं है। हाँ, अब देखो मैट्रिक्स पैरामीटर आया, तुम लोग देखोगे इसमें मैट्रिक्स पैरामीटर भी है एक ऑप्शन, है ना, मैट्रिक्स पैरामीटर। यस सर। कंज्यूम्स और प्रोड्यूसेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टाइम, याद है, माइंड कैप्स में बताए Yes, थे sir. लंबा चौड़ा। वो वेब पेज में बहुत सारा कंटेंट होता है, इसलिए हम लोग को ये देना पड़ता है, वो देना पड़ता है, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ इसका एग्जांपल देखे हैं, टेक्स्ट और प्लेन का, ठीक है। हम लोग एक इसमें दो ही चीज ज्यादा यूज होता है, जेसन, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज करके एक देखेंगे, एप्लीकेशन स्लैश जेसन को, बाकी सबको नहीं देखना हमको। बाकी जो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा है ना, अगर तुम इसको यूज करोगे ना तो ये फॉर्म के लिए है, ठीक है। इसको यूज करोगे तो यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा तुमको, यहाँ पर यूज करना पड़ेगा फॉर्म पैरामीटर, ठीक है, इससे डिपेंडेंट है ये। तो ये सब थोड़ा एडवांस चीज है, सब चीज एक दिन में नहीं सिखा जा सकता है ना। तो हाँ, मैट्रिक्स पैरामीटर। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से लिखने का तरीका क्या है, इस तरह से लिखने का। देखो सेम चीज को इस तरह से लिखोगे, यहाँ पे देखो, इस यूआरएल को एक बार देखो, इसके थ्रू समझ में आएगा। देखो ये कार है, स्लैश कार, अगर ये कार रिसोर्स को यूज करना है तो स्लैश कार लगना चाहिए, तो यहाँ पर स्लैश कार दिख रहा है तुम्हें सबको। यस सर। तो इसको, इस क्लास को एक्सेस करने के लिए हमको स्लैश कार चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं स्लैश कार तक, ठीक है। उसके बाद अगर इस फंक्शन को यूज करना है, इस फंक्शन को यूज करना है, सॉरी फंक्शन यहाँ तक है, इस फंक्शन को यूज करना है तो क्या चाहिए हमको, एक ऑर्डर चाहिए, स्लैश ऑर्डर, तो स्लैश ऑर्डर डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ब्रांड, ठीक है, और एक दो दूसरा स्लैश में क्या आता है, मॉडल, ठीक है। तो इसको डिनोट किया कि इसको कहाँ से डिनोट किया गया है, पाथ पैरामीटर से, कहाँ गया, हाँ इसको यहाँ से, ये क्यों नहीं चल रहा है, वन सेकेंड गाइस। हाँ, तो इसको कहाँ किया गया है, इसको पाथ पैरामीटर स्ट्रिंग जो है, अभी तक हम लोग इसमें, वन सेकेंड एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग अभी तक जो यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे क्या पाथ पैरामीटर यूज हो रहा है ना, यहाँ पे ब्रांड के लिए पाथ पैरामीटर यूज हो रहा है, और यहाँ पे क्या यूज हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ पाथ यूज हो रहा था, देखो फंक्शन में, ठीक है। इसके पैरामीटर के लिए कोई चीज यूज हो रहा था क्लास लेवल पे यहाँ पे, अरे इसका समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार, इसमें ये क्या है, लोकल वेरिएबल्स है, लोकल वेरिएबल्स, सॉरी, हाँ लोकल वेरिएबल कहते हैं इसको। क्या कहाँ पे यूज हो रहा है ये इंटीजर ए इंटीजर बी जो जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अगर तुम यहाँ पे लगा दोगे ये क्यूरी पैरामीटर के जगह पे यहाँ पर चूज करोगे तो पाथ पैरामीटर नहीं आ जाएगा, यहाँ पे पाथ पैराम, अगर वहां चूज करते हैं क्यूरी पैरामीटर की जगह पर पाथ पैरामीटर चूज करते हैं तो पाथ पैरामीटर आ जाएगा यहाँ पे। यस सर। कैलकुलेट करते हैं इनको, सेकेंड इसी को सेट करते हैं, एडिट
इंटरेस्ट सर्विसेज, ये दोनों का मिक्सचर भी यूज होता है। अब इसको टेस्ट करने के लिए देखो किस तरह से लिखना पड़ता है। बेंज है, ये ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या है बेंज, मॉडल कौन सा था, रेड इज कलर इज टू रेड 2001 बेंज, दिस इज पाथ पैरामीटर, ब्रांड इज पाथ पैरामीटर, और उसके बाद मॉडल जो है मॉडल इज कलर, स्लैश रेड। ये कहाँ से आ गया, 2001 कहाँ से आ गया इसमें, मॉडल 2001 है ना, मॉडल 2001 है, और बेंज ट्राई इसमें ये ऐसा यूज होता है, M1 इक्वल्स टू 12/M2 इक्वल्स टू 13। इसमें लिखने का तरीका कैसा है, कलर इक्वल्स टू रेड, ऑर्डर के बाद हमारे पास है ब्रांड, ब्रांड पास किया गया किस तरह से, पैथ पैरामीटर, फिर कॉलन, फिर कैसे किया गया ये, रुको मेरे PDF में होगा लिखा हुआ। देखो हम सीधा कॉन्स्ट्रक्ट बता देते हैं, इसका है क्या मतलब। देखो अगर तुम इसी चीज को इस फॉर्म में लिखोगे ना, समझ रहे हो, देखो यहाँ पे चलो, यहाँ पे इसको गए सर ये कौन सा पैरामीटर का तरीका है सर, ये वाला जिसमें सेमीकोलन लगा लगा के अपन ने डिस्टिंग्विश किया है? ये अरे देखो बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, अंतर क्या है तीनों में। ये पाथ पैरामीटर अगर यूज कर रहे हो या मैट्रिक्स पैरामीटर यूज कर रहे हो तो एक ही चीज को लिखने का तरीका अलग हो जाएगा, ठीक है। कहीं सेमी कॉलन लगेगा, कहीं एंड लगेगा, ठीक है, ये तुमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमको एग्जैक्ट याद नहीं है कि किसमें क्या लगता है, समझ रहे हो। अरे तो एक मिनट देखा तो मान लो ये तुम्हारे पास एक क्यूरी दिया हुआ है इस टाइप से, तो अगर हम कहते हैं इसको, या तो तुम इसको इस तरह से लिख सकते हो M1 इक्वल्स टू 12 एंड M2 इक्वल्स टू 13। ये कौन सा तरीका है लिखने का, क्यूरी पैरामीटर, समझ रहे हो।
यस सर। ठीक है, अगर इसी चीज को कोई कह दे कि हम इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं, हम इसको लिखना चाहते हैं इस तरह से, इसको हम लोग ऐसे स्लैश दे के M1 इजकल्स टू 12 और एंड इसको अलग करने के लिए स्लैश ये लग गया एंड M2 इजकल्स टू 13। ठीक है, तो इसको दूसरा नाम दिया जाता है, इसको दिया जाता है मान लो पाथ पैराम या क्यूरी पैराम। ठीक है, तो एक ही चीज सब काम करता है। ठीक है, अगर तुम सिर्फ क्यूरी पैरामीटर यूज कर रहे हो तब भी सब काम हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल जाता है। तो ये एग्जैक्ट हमको याद नहीं है कि यहाँ पे क्या यूज होता है। ठीक है, वो एग्जाम्पल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एग्जैक्ट पता नहीं लग रहा है उससे, समझ रहे हो सब? अगर हम किसी को हम बोले कि कोई हमसे पूछे कि क्या हम सर ये छोड़ दे या ये नहीं सीखे तो काम चल जाएगा, मेरा जिंदगी कट जाएगा, समझ रहे हो? तो इसका आंसर क्या होगा? कोई भी एक सीख लो। कोई एक सीख लो। ठीक है, तो हम जो अभी तक यूज करते हुए आ रहे हैं, हम ये यूज करते हैं जनरली क्यूरी पैरामीटर, इसलिए हमको ये याद नहीं है एग्जैक्टली कि यहाँ पर इसका सिंटेक्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसलिए टेस्ट नहीं हो पा रहा है। अगर पोस्टमैन में ले जाओगे ना तो वो दिख जाएगा। पोस्टमैन में इसको टेस्ट करना सब, ठीक है, क्योंकि पोस्टमैन में तो यहाँ तक रहेगा, उसके बाद तो ये फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा ना उसके बाद भरने के लिए। एवरीवन? यस सर। तो जैसे तुम सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली ये इस टाइप का कुछ जनरेट कर देगा। तो जो जनरेट करेगा ना वही उसका एक्चुअल लिखने का तरीका होता है। ठीक है, ठीक है, पोस्टमैन पे टेस्ट कर लेना सबको बदल बदल के, तो तुमको मालूम चल जाएगा कि किसका क्या तरीका है। ठीक है, एग्जैक्ट। बाकी कुछ ज्यादा का कुछ फर्क नहीं है। इस एग्जांपल में शायद क्लियर पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से स्ट्रिंग ब्रांड बोला है तो ब्रांड लिख दिया, ऑर्डर ठीक है, बेंच पास कर दिया, फिर ये स्लैश में मैट्रिक्स पैरामीटर में इस तरह से पास होता है, मैट्रिक्स के फॉर्म में, स्लैश के फॉर्म में। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा लिखने का तरीका अलग है, बाकी तुम्हारा एक ही चीज सब काम, एक ही से सब काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये तीनों सेम ही चीज में आता है। ठीक है, और जो बाकी जो फॉर्म पैरामीटर आ गया, ये सब फॉर्म को डील करने के लिए आता है। तुम कोई HTML अगर सीखा होगा, HTML और CSS और तुम JSP जो बोलते हो, अगर उसको सीखा होगा तो तुम्हें फॉर्म बनाना सीखा होगा, तो उस केस में हम लोग को फॉर्म पैरामीटर यूज करते हैं, फॉर्म पैराम। ठीक है, तो इसको भी यूज करने का यहाँ पे तरीका दिया गया है, कैसे यूज करते हैं, यूजर फॉर्म, ये सब उसमें यूज होता है। बीन पैरामीटर उसमें सपोर्ट नहीं करता है, तो वो नहीं दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, बस इसमें इतना कुछ तुम्हारे पास दिया हुआ है। इसको तुम लोग एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अगर मिलता है तो हम उसको एग्जैक्ट बता देते हैं, टेस्ट करके हम पोस्टमैन पे तुम लोग को हम बता देंगे। ठीक है, क्यूरी लिखने का तरीका क्या होता है। बाकी कुछ इसमें रॉकेट साइंस सा नहीं है, कुछ थोड़ा सा दिमाग से मेरे मिस हो गया है कि कैसे यूज करते हैं इसको। ओके, क्लियर है सबको? यस सर। सर तो रेकल सोर्स पे भी दिख जाएगा ना सर, जैसे अगर अपन सेलेक्ट कर दे दूसरा पैरामीटर और फिर उसको टेस्ट करें तो उसकी वो URL में दिख जाता है तरीका। हाँ, URL में दिख जाएगा। जैसे क्यूरी पैरामीटर को है ना, तो मान लो हमको क्यूरी पैरामीटर नहीं आता चेक करने, देखो यहाँ पे क्यूरी पैरामीटर है हेलो के, से हेलो के लिए, देखो से हेलो है ना, तो क्यूरी पैरामीटर इसमें लगा हुआ है, क्यूरी पैरामीटर लगा हुआ है ना से हेलो में, सब देख रहे हो ना? हाँ सर। तो देखो इसको हम टेस्ट करके दिखाते हैं, एक मिनट। तो तुम अगर इसको टेस्ट करोगे, इसको टेस्ट करते हैं, तो तुम जैसे इसमें फिल करोगे ना, तो तुमको एक्चुअल URL क्या जनरेट होता है ना वो दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे है तो हम यहाँ पे लिख दिए, देखो यहाँ पे, वहाँ पे, यहाँ पे नहीं ना कुछ हेलो के बाद नहीं ना से हेलो, हम यहाँ पे अभिषेक कुमार लिखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा। देखो कैसे बन गया, यानी इसमें तुमको किसी को नहीं मालूम है कि कैसे लिखाता है, तो इस यहाँ देख लो। ठीक है, तो हमको URL पर उतना टेंशन नहीं लेना, ये फिल करने के लिए आएगा, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन मार्क के बाद ये, तब इसी को हम चेंज करते हैं, तुमको यहीं पर दिखा ही देते हैं तो लोग। जैसे को से हेलो कहीं चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं पाथ पैरामीटर से। इसमें शायद फिल करने के लिए नहीं देता है, मे बी, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है। टेस्ट वेब सर्विस, हाँ, इसमें नहीं देता है, फिल करने के लिए इसमें नहीं देता है। ठीक है, इसमें तुमको इंटरनली कोडिंग के थ्रू करना पड़ेगा, URL के थ्रू नहीं होगा। ठीक है, तो तुमको इसमें URL याद रखना पड़ेगा, एग्जैक्टली URL कैसे है,
तो अगर तुम लोग कोई PHP सब किया होगा तो तुम लोग को पता होगा कि इसमें अपेंड कर देते हैं, तुम लोग अगर किया होगा तो इसमें डॉलर के साथ अपेंड करके निकालते हैं तुम लोग को, अगर किसी को ध्यान में होगा, किसी को मालूम होगा तो ठीक है। हम इसका एग्जैक्ट हम तुमको बता देंगे कि क्या लिखते हैं लास्ट में, ठीक है। हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, गलत बताने से अच्छा है कि हम ना बताएं। ओके, क्लियर है सबको? इसमें थोड़ा सा कर, जितना देर में हम बोले उतना देर में तो नेट पर देख के बता दिया जा सकता था। चलो आगे बताते हैं हम आगे। तो इसमें ये इस टाइप का कुछ कंसेप्ट है। एक चीज हम और डिस्कस करना चाहते हैं इसमें, उसके बाद इसको एंड कर देंगे। हाँ, इसके बारे में तो हम लोग इसको यहाँ पे यहाँ पे देखोगे प्रोड्यूसर्स में हम लोग जनरली टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट यूज कर रहे हैं ना सब? यस सर। हाँ, तो ऐसा नहीं होता। रेस्ट सर्विस में प्लेन टेक्स्ट जनरली यूज नहीं होता है। कौन सा यूज होता है? एप्लीकेशन स्लैश जेसन, क्योंकि हम लोग हमेशा जो है ना जेसन में रिसीव करते हैं और जेसन में ही आउटपुट देते हैं, ठीक है। और इन केस ऑफ इफ यू आर डेवलपिंग वेब सर्विसेज, देन इन दैट केस वी आर कंज्यूमिंग XML एंड और क्या कहते हैं रिस्पॉन्डिंग इन फॉर्म ऑफ XML, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे तुम टेक्स्ट और प्लेन यूज कर रहे होगे ना तो तब तक तो काम करेगा, लेकिन जब से एप्लीकेशन और स्लैश जेसन करोगे ना तो उस वक्त ये काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो कब काम करना बंद करता है? तो जब तक तुम्हारा रिजल्ट A+B C+D ये सब जो आ रहा था छोटा छोटा रिजल्ट है, तो इसमें तो काम करेगा। लेकिन मान लो तुमको एंड यूजर को रिटर्न करना है स्टूडेंट डेटा टाइप, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया ना। एवरीवन अरे समझो यहाँ ध्यान से। अभी तक हम लोग क्या किए हैं? कैलकुलेटर वेब सर्विस बनाए हैं। ये कैलकुलेटर वेब सर्विस, कैलकुलेटर वेब सर्विस ये किस में बनाया हुआ है? ये है रेस्ट सर्विस। तो हम लोग इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट किस में आ रहा है? किस में आ रहा है? टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में आ रहा है ना। हाँ सर। यार यस सर। ठीक है। तो ये सर्विस जो बना रहे हैं इसको हमको घर में थोड़ी रखना है, इसको तो एक्सपोज करना है ना। कोई क्लाइंट यूज करेगा इसको, तो क्लाइंट यूज करने वाला है। तो मान लो हम है क्लाइंट, तो हमको दो ही को लैंग्वेज आता है, या तो हमको XML आता है या तो जेसन आता है। इस दोनों का पार्सर होता है सब लैंग्वेज के पास। हर लैंग्वेज के पास XML का पार्सर और जेसन का पार्सर होता ही होता है, ठीक है। तो तुम हमको टेक्स्ट फाइल में दे दोगे तो हम कैसे इसको रीड करेंगे? हमको तो आता ही नहीं इसको पार्स करने, ठीक है। हम कैसे निकालेंगे कि स्टूडेंट तुम अभिषेक का बात कर रहे हो या ऋषभ का बात कर रहे हो या कौन सा स्टूडेंट का बात कर रहे हो? हमको पता ही नहीं चलेगा, टेक्स्ट ये उतना कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई तुम हमको टेक्स्ट में नहीं दो, तुम हमको जेसन में दो। तो जेसन में आउटपुट देने के लिए क्या करना होगा? प्रोड्यूसेज में जाके सेट करना पड़ेगा क्या? एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तब ये इसके पास जब तुम इसको कंज्यूम करोगे तो इसको तो जेसन मिलेगा, तो जेसन के पार्सर इसके पास होता है, ठीक है। तो जेसन ये यूज कर पाएगा इसमें। समझ पा रहे हो सब? यस सर। ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट तो हम दे रहे थे ना, रिक्वेस्ट सीधे 5 और 4 दे रहे थे। तो ये रिक्वेस्ट भी 5 और 4 जो दे रहे थे ना वो सिंपल दे रहे थे, लेकिन इसको इनपुट भी चाहिए जेसन में। अब तब ना ये रेस्ट सर्विस रेस्ट कहलाएगा। जेसन में ही इनपुट चाहिए और जेसन में ही आउटपुट देगा, क्योंकि ये पार्स कर सकता है इसको, और इसके पास भी पार्सर होना चाहिए जेसन का, तब ना ये निकालेगा उसमें से कि 5 और 4 तुम कह रहे हो। तो इसके पास भी जेसन का पार्सर होना चाहिए, समझे? तब समझ पा रहे हो जरूरत क्या है? टेक्स्ट फाइल का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, जेसन फाइल के पास स्ट्रक्चर है।
क्योंकि हम जो सेंड करने वाले हैं वो स्टूडेंट का डेटा है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी से तो तुम फाइल मांगो और जो तुम फाइल बना के दूसरे को भेज रहे हो ना, वहां पर जाके वो बिखर जा रहा है। हाँ सर। टेक्स्ट फाइल में भेजोगे ना, तो तुम जैसे फॉर्मेटिंग करोगे, तो मान लो तुम ध्यान से देखो, नोटपैड में हम लिखते हैं तो ये कर्सिव लिखा रहा है। हम इसी टेक्स्ट फाइल को तुमको पास भेज देंगे ना, तो तुम्हारा जो फॉर्मेट होगा ना उसमें दिखाएगा ये। यस सर। दिखाएगा। तो ये अपना प्रॉपर्टी लूज कर दिया, ये तुम्हारे प्रॉपर्टी के अनुसार चलेगा। तुम्हारे लैपटॉप में जो नोटपैड में सेटिंग किया हुआ है, तुम्हारे में न्यू टाइम्स रोमन किया होगा, तो ये जो तुमको न्यू टाइम्स रोमन में दिखाने लगेगा, क्योंकि डिफॉल्ट वही है। तुमको जो भी वो टेक्स्ट रीड करेगा वो इसमें दिखाएगा। ठीक है। तो अगर हम तुमको पीपीटी भेजते हैं, तो पीपीटी में अगर हम लोग मान लो इसका फॉन्ट है मान लो ए, तो क्या ये ए फॉन्ट दिखाएगा या तुम्हारे लैपटॉप में जो फॉन्ट होगा वो दिखाएगा? क्या दिखाएगा? जो लैपटॉप का फॉन्ट होगा। नहीं यार, फॉन्ट थोड़ी चेंज हो जाता है। पीपीटी में भेजोगे तो फॉन्ट थोड़ी चेंज होगा। फॉन्ट तो वही रहेगा जो हम जो सेट करके भेजे हैं वो रहेगा। यस सर, फॉन्ट तो सेम रहेगा, स्टाइल चेंज हो जाएगा। कुछ भी चेंज नहीं होगा यार। पीपीटी भेजने से कुछ भी चेंज नहीं होगा। पीपीटी में जो तुम बना के भेजो वही रहेगा, एग्जैक्ट इंटैक्ट, कुछ चेंज नहीं होगा। क्योंकि उसके पास अपना प्रॉपर्टी होल्ड करने का ताकत है, इस सब के पास नहीं है। टेक्स्ट फाइल में कुछ नहीं है। टेक्स्ट फाइल एकदम सिंपल होता है, इसलिए तो 1 KB में 2 KB में जाता है। और उसमें 10 स्लाइड बनाओगे, 50 200 300 1 MB 2 MB भाग जाएगा। ठीक है। तो उसमें प्रॉपर्टी होल्ड करने का प्रॉपर्टी होता है, कोई भी सिंटेक्स हो। ठीक है। तो उसी तरह से अगर जेसन इसमें हम लिख के भेजेंगे, इस तरह से हम भेजेंगे क्या, अभिषेक, लास्ट नेम इसका कुमार है, सैलरी, रोल नंबर, और इसी में मान लो यहाँ पे सैलरी है, इसको ऐसे करते हैं, अभिषेक, सैलरी, रोल नंबर और लास्ट नेम। ठीक है। इस तरह से भेज दिए। यहाँ पर लास्ट नेम लिख दिए मान लो कुमार। तो जब उधर भेजेंगे ना, तो हो सकता है ये कुमार नीचे चला है। दूसरे को तो लगेगा कि ये फर्स्ट नेम है और इसका लास्ट नेम था ही नहीं। समझ रहे हो? यस सर। तो इसमें फॉर्मेट नहीं है, हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है जो हम इसको बांध के रख सके कि नहीं तुमको यहां रहना था, इसको यहां रहना है। ठीक है। ये अलग है, ये अलग है। इसमें कुछ पकड़ने का कोई चीज नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए नहीं है। तो स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए हमारे पास क्या है, XML। XML में हम बता सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट नेम, अभिषेक इज द फर्स्ट नेम, सैलरी इज दिस वन। ठीक है। इस तरह से हम लोग लास्ट नेम बता सकते हैं। और यहां पे बता देंगे कि दिस इज द पर्सन क्लोजिंग। यहां पे एक पर्सन खत्म हो गया, अब यहां से नया पर्सन चालू हो रहा है। तो समझ जाएगा कि अब जो नाम लिखा हुआ है वो दूसरे आदमी का है। समझ रहे हो सब? यस सर। थोड़ा ट्रैक में बता रहे हैं हम, और थोड़ा हम वैसे बताते हैं, तो समझने की कोशिश करना। तो पर्सन्स एक स्ट्रक्चर है जिसमें पर्सन्स अलग अलग पर्सन है। तो ये कुमार क्या इसके लास्ट नेम वाले कुमार से कभी मैच करेगा? उसको लगेगा कि नहीं है। मान लो इसमें इसका लास्ट नेम नहीं देते हैं, तो क्या इसका लास्ट नेम, ये जो इसका कुमार जो फर्स्ट नेम था, सॉरी, फर्स्ट, तो क्या इसका नाम जो फर्स्ट नेम कुमार है, हम कोई भी बंदा इसको पढ़ के समझ सकता है कि इसका लास्ट नेम है ये, इस पहले वाले पर्सन का? नहीं समझ सकता है।
क्योंकि यहाँ पे पर्सन टैग खत्म हो गया, इसका मतलब ये दूसरे पर्सन का था यहाँ से यहाँ, अब दूसरा पर्सन का यहाँ से यहाँ है, ठीक है। यस सर। तो XML में और जेसन में तुम लोग क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में फायदा क्या होता है कि रीड करने में आसानी होता है, पार्सिंग करने में आसानी होता है। तो इसलिए सिंपल टेक्स्ट फाइल में हम लोग नहीं भेज सकते हैं, तो हम लोग को जेसन में ही चाहिए और XML में ही चाहिए। और जेसन एक्सेल में ही चाहिए क्यों, ऐसा नहीं है कि यही दोनों फॉर्मेट वाला है क्या, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारा है। लेकिन हर लैंग्वेज के पास ये दोनों का पार्सर अवेलेबल होता ही है, ठीक है। तो इसी को भेजता है लोग, ठीक है। और इसी पे प्रोटोकॉल बना दिया है, क्योंकि सब में सबको सपोर्ट करता है, जेसन और XML सब लैंग्वेज में है अवेलेबल, ठीक है। किसी में इनहेरिटेंस होगा, किसी में नहीं होगा, किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ नहीं होगा, लेकिन जेसन और XML का पार्सर सब लैंग्वेज में है, तो इसलिए ये दोनों को सपोर्ट करता है सब, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि स्टूडेंट का डेटा अगर हम सेंड कर रहे हैं तो जेसन में भेजे कैसे, जेसन में लिखे कैसे। तो जेसन में लिखने का तरीका है, हमारे पास बहुत सारा API है। तो हमारे पास 3 पॉपुलर API है, बहुत सारा API है। तो हम लोग पॉपुलर API है, कौन कौन सा है, जैक्सन API, जैक्सन API, जीसन API, सॉरी जेसन, जी फॉर गूगल का जेसन है। ये सब क्या करता है, जावा के ऑब्जेक्ट को मान लो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, इसको जेसन में बदल देगा, जेसन के एक स्ट्रक्चर में बदल देगा, और इस स्ट्रक्चर के फिर से वापस करके स्टूडेंट में बदल देगा। तो अगर मान लो तुमको कोई स्टूडेंट का डेटा मांग रहा है, ठीक है, 5 और 4 भेज रहे थे तब तक तो सही था, लेकिन कोई स्टूडेंट का डेटा मांग रहा है, तो स्टूडेंट का डेटा रिटर्न करने से पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, मान लो एक स्टूडेंट एस बनाए, इसको टू न्यू स्टूडेंट, इसमें कुछ प्रॉपर्टी सेट कर दिए, तो रिटर्न एस करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एस डॉट कन्वर्ट टू जेसन, ठीक है, फिर रिटर्न एस। समझ रहे हो सब? यस सर। ठीक है। और उधर जो रिसीव करने वाला होगा, जो क्लाइंट होगा, वो क्या करेगा, रिसीव करते ही क्या करेगा, कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट, और यहां पे पास करेगा एस, और उसको रिटर्न क्या होगा, स्टूडेंट, और फिर वो स्टूडेंट को यूज करेगा। क्योंकि इधर जो यूज करने वाला है मे भी हो सकता है ये C++ का हो, ये जो भेजने वाला है मे भी हो सकता है जावा को, ठीक है। तो हमें एक कन्वर्जन API चाहिए ना, जो कन्वर्ट करे एक दूसरे को, कन्वर्ट टू जेसन, और मतलब जावा ऑब्जेक्ट टू जेसन ऑब्जेक्ट, और जेसन ऑब्जेक्ट टू जावा ऑब्जेक्ट। नीड समझ में आया, नीड क्यों? यस सर। तो 3 पॉपुलर API हमारे पास है, बहुत सारा API है अवेलेबल मार्केट में, देखोगे तो इस सॉफ्टवेयर में जो यूज हो रहा है बाय डिफॉल्ट, हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो जैक्सन API यूज होता है। हम लोग तुमको दिखाते हैं, इसमें जाओ, प्रोजेक्ट का प्रॉपर्टी में जाओगे तो दिखेगा, लाइब्रेरीज में तुमको ऐड लाइब्रेरी में जाओगे ना, तो यहाँ पे तुमको दिखेगा जैक्सन कोर, जैक्सन डाटा बाइंड, जैक्सन ड्राइवर, और ये तो माइस्क्यूएल है, ये 3 दिखा तुमको, जैक्सन एनोटेशन, जैक्सन कोर, जैक्सन डाटा बाइंड और जैक्सन ड्राइवर। सबको दिख रहा है? दिखा? यस सर। यस सर। तो हमारे पास ये सब अवेलेबल होता है पहले से, इसमें कुछ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। अब हम बताते हैं कि कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं एक हम कल बना कर लाए हैं तुम लोग के लिए जल्दी जल्दी, क्योंकि करना ना पड़े ज़्यादा। अब जेसन वाला कहाँ चला गया? तो मान ले ये स्टूडेंट सर्विस है, सॉरी स्टूडेंट का डेटा है, देखो। हाँ, तो एक और कॉन्सेप्ट है, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आ रहा है। तो रेस्ट सर्विस को, रेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी को मालूम है ना? सबको मालूम है? यस सर। क्या होता है? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर होता है ना, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट ट्रांसफर ओवर हियर? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर।
तो ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट को अगर तुम सीरियलाइज करते हो तो ये बाइट एरे में बदल जाता है, पता है सबको, इन जावा। यस सर। तो जैसे ऑब्जेक्ट चेंज करोगे ना, ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करोगे, तुम लोग पढ़े होगे एक कोडिंग का बहुत फेमस प्रॉब्लम है, कन्वर्टिंग बाइनरी एरे इनटू अ बाइट एरे, सॉरी बाइनरी ट्री इनटू अ बाइट एरे। उसको सीरियलाइज करना, एक वो देखा होगा, सीरियलाइजेशन ऑफ बाइनरी ट्री, एक पॉपुलर क्वेश्चन है, सीरियलाइजेशन ऑफ बाइनरी ट्री और डीसीरियलाइजेशन ऑफ बाइनरी ट्री। उसमें क्या होता है कि एक ट्री को हम लोग सीरियलाइज कर देते हैं, मतलब अगर इस टाइप का ट्री दिया हुआ है ना, 1 2 3 4 5, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो सीरियलाइज कर दिए। इसको इसमें बदलने को कहते हैं सीरियलाइजेशन प्रॉब्लम। तो ये बाइट एरे हो गया, मतलब एरे के फॉर्म में दिखने लगा, उसको कहते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, तो इसको बाइट एरे में बदलना, सीरियलाइजेशन एक इंटरफेस होता है जावा में, उसके थ्रू किया जाता है। तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में बदल गया तो इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट का स्टेट जो है ट्रांसफर किया जा रहा है इस ऑब्जेक्ट में, समझ रहे हो। तो जो रेस्ट में क्या होता है, रेस्ट में एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, और इसको स्टेट ट्रांसफर करके हम लोग क्या करते हैं, जेसन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। ये जावा स्टूडेंट था और ये जेसन स्टूडेंट में बदल देते हैं, तो इसको कहते हैं स्टेट ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और जो रिप्रेजेंटेशनल के फॉर्म में, रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में है, इसलिए इसका नाम रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर दिया गया, ठीक है, रेस्ट। ये थोड़ा, हाँ चलते हैं इस पे। अब देखो, एक क्लास स्टूडेंट है, इसको हम लोग सीरियलाइज करने के लिए 3 एक प्राइवेट स्ट्रिंग, रोल नंबर, स्कूल नेम ले लिए हैं, और इसमें गेटर और सेटर रखा हुआ है। इसमें ध्यान से देखोगे तो तुमको नजर आ जाएगा गेटर और सेटर, हाँ बस गेटर और सेटर है, ठीक है। इसको सीरियलाइज करने के लिए हम लोग क्या किए, एक सीरियलाइजेशन का एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया गया है। अब देखो जेसन डेमो, इसको समझने की कोशिश करो। रेस्ट सर्विस में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो मान लो एक रेस्ट सर्विस है जो कि स्टूडेंट का डेटा मांग रही है, तो देखो इसमें स्टूडेंट डेटा रिटर्न करना है, स्टूडेंट रिटर्न करना है, तो इसको जेसन में रिटर्न करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, इसको तुम लोग बाद में देखना फिर से, अभी हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। तो इसको स्टूडेंट के फॉर्म में तुमको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन सिर्फ करने की क्या कोशिश कर रहा है कि यूजर से स्टूडेंट का डिटेल मांग रहा है, उसका नाम मांग रहा है, उसका स्कूल नेम मांग रहा है, और उसका रोल नंबर मांग रहा है। 3 चीज मांगता है यूजर से। और यूजर जो, अगर वो यूजर जो इनपुट करता है, उसके बाद क्या करता है, ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। तो यूजर डाल दिया इसमें, मान लो कुछ भी, यहाँ M1 जो है ना, ये यहाँ नेम जो है, ये यहाँ नेम आना चाहिए, इसको हम मिटा देते हैं, इसको नेम, और यहाँ पे रोल, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हम लोग, ये जो इसका जो मॉडल है उसको हम लोग बना चुके हैं यहाँ पे स्टूडेंट डॉट जावा में, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाए, उसमें ये प्रॉपर्टी सेट कर दिए। अब इसको रिटर्न करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जेसन ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ेगा। तो जेसन ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए एक हम लोग फाइल यूज कर रहे हैं, जेसन यूटिलिटी फाइल, और ये स्टैटिक होगा, ये क्लास स्टैटिक, इसका जो मेंबर फंक्शन है कन्वर्ट जेसन टू जावा, ये स्टैटिक फंक्शन है, सो दैट वी कैन डायरेक्टली यूटिलाइज, मतलब इसको बिना ऑब्जेक्ट बनाए तुम कर सकते हो इसको कॉल, ठीक है। इसमें एस पास करोगे, एस इज द स्टूडेंट नेम, और ये जेसन में, जेसन ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। उसके बाद हमको क्या रिटर्न करना है, इसको जेसन ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, सॉरी एस रिटर्न करना है, ठीक है। गलती हो गई क्या, नहीं ठीक है। तो अब इसका हम लोग कोड देख लेते हैं, इसका कोड कैसे होता है, इसको कोड एक बार देख लो तुम लोग जल्दी जल्दी। जेसन यूटिलिटी एक फाइल बनाया हुआ है, ये जेसन डेमो का था, ये जेसन डेमो में लिखा हुआ है। जेसन यूटिलिटी जो उसको यूज कर रहे हैं, जेसन यूटिलिटी एक क्लास है, और कन्वर्ट जेसन डॉट जावा, कन्वर्ट जेसन टू जावा और जावा टू जेसन, दोनों इसमें कोड लिखा हुआ है, किसमें, यूटिलिटी में। तो ये सब जो कोड होता है ना,
इसको ये तुमको कहीं पर भी नेट पर मिल जाएगा, लेकिन समझने की जरूरत है। ये सब तुमको कहीं पर भी नेट पर मिल जाएगा, और इसको एक फाइल बना के रख लो सेव करके, इसी को यूज करना है बस। इसमें कुछ याद रखने वाली चीज नहीं है, ये तुमको समझ लो कि साल में एक बार यूज होना है, तो क्यों पता रखना कि क्या होता है, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इसमें पैकेज जो यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हम लोग जैक्सन का पैकेज यूज कर रहे हैं, जैक्सन कोर, ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये पैकेज, ये ऑटोमेटिकली आएगा, तुम कोड लिखते चलो वो अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा। तो एक देखो ये जेसन यूटिलिटी एक क्लास है, और उसमें एक स्टैटिक एक मेंबर फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और ये क्या करता है, कन्वर्ट जेसन टू जावा। अगर तुम इसमें जो ये नीचे वाला देखना है हमको, ये नहीं, सॉरी उसका नाम ही गलत है, क्या जावा टू जेसन है, ओ नाम गलत है लेकिन काम चाहिए। चलो, तो इसमें जैसे ही ऑब्जेक्ट पास करोगे, इसमें जावा टू जेसन होना चाहिए था, नाम उल्टा लिख दिया, जावा टू कन्वर्ट जावा टू जेसन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जैसे इसमें कोई पास करोगे, ये ऑब्जेक्ट एक डेटा टाइप है, इसमें ओ पास करोगे, उसमें क्या होगा, एक स्ट्रिंग जेसन बना लिया, एक स्ट्रिंग है जेसन नाम का, ठीक है। एक फंक्शन, दो ही फंक्शन यूज होता है इसमें, दो ही फंक्शन पॉपुलर है, एक है राइट वैल्यू एज स्ट्रिंग इस एपीआई में, और एक है क्या, रीड वैल्यू, ये रीड वैल्यू, दो ही फंक्शन यूज होता है, इसी से काम चल जाता है हमारा। तो देखो ध्यान से, ये क्या कर रहा है, इसको एक बार तुम लोग 2 मिनट लेके खुद देखो, हम जितना बोलेंगे जल्दी जल्दी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। 3 चीज यूज होता है इसमें, एक ऑब्जेक्ट मैपर क्लास है, जैक्सन एपीआई जो है, जैक्सन एपीआई कन्वर्जन के लिए यूज होता है, किसमें, जावा ऑब्जेक्ट को जेसन ऑब्जेक्ट में बदल देता है, और जेसन ऑब्जेक्ट को जावा ऑब्जेक्ट में बदल देता है, ठीक है, जेसन ऑब्जेक्ट को जावा में और जावा ऑब्जेक्ट को जेसन में। तो इसके यूज करने के लिए इसमें तीन ही चीज यूज होता है, एक है ऑब्जेक्ट मैपर क्लास, ऑब्जेक्ट मैपर क्लास, ठीक है। इसके पास 2 फंक्शन है, एक है रीड वैल्यू, और दूसरा हमारे पास है ये राइट वैल्यू एज स्ट्रिंग, राइट वैल्यू एज स्ट्रिंग। तो जो भी इसमें ऑब्जेक्ट पास करोगे ना, वो उसको स्ट्रिंग की तरफ पास कर देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसको हम लोग जेसन में सेव कर दिए। उसी तरह से फिर इसमें तुम ऑब्जेक्ट पास करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली उसका ऑब्जेक्ट, इसमें जेसन ऑब्जेक्ट पास करोगे तो ये तुमको क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट में बदल देगा, और किस ऑब्जेक्ट में बदलेगा, जिसका तुम टाइप इसमें दोगे ना, उसका ऑब्जेक्ट में बदल देगा, बस इतना ही है इसमें। 2 ही 3 फंक्शन में काम हो जाता है पूरा। तो तुम लोग देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैपर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिए, और उसके बाद एक राइट वैल्यू, क्योंकि हमको इस ऑब्जेक्ट को हमको बदलना है स्ट्रिंग में, जेसन में, तो राइट वैल्यू एज स्ट्रिंग, वो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर पास किए थे, जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट फ्यूचर में पास होगा यहाँ पे, वो जेसन में बदल जाएगा, ठीक है। ये ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगा हुआ है उसका। उसी तरह से यहाँ पे जेसन स्ट्रिंग मिलेगा, और किस क्लास में बदलना है, टारगेट क्लास, उसको यहाँ पे रखा गया, ठीक है। फिर से वही काम, ऑब्जेक्ट मैपर बना लेंगे, ऑब्जेक्ट मैपर, और ऑब्जेक्ट मैपर जो है रीड वैल्यू करेगा, किससे, रीड वैल्यू का मतलब होता है कि जो जेसन स्ट्रिंग दोगे ना, उसको टारगेट क्लास में वो बदल देगा, ठीक है। और इसमें कुछ गड़बड़ी आता है, उसके लिए कैच ब्लॉक लगा हुआ है, बस इतना ही सा है। तुम लोग इसको देखोगे, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ये सब हम फाइल का कोड हम भेज देंगे ताकि तुम लोग देख सको इसको। थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया है लास्ट में, समझ में आया अभी तक क्या हुआ? एवरीवन? यस सर। तो ये सब जो एपीआई है ये पाइथन में भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जावा में अवेलेबल है, पाइथन में भी अवेलेबल है। जो पाइथन से कंटिन्यू करना चाहता है वो पाइथन से कर सकता है। ये तुम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये तुम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से तुम लोग अपना
वेब सर्विसेज का जर्नी स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये तुम लोग को थोड़ा बहुत जो बेस मालूम चला है सुहा के थ्रू, ओरेकल सुहा सूट के थ्रू, और जो लैब में हुआ है काम उसके थ्रू जो भी हुआ है, ठीक है, वो तुम्हारा बेस बनेगा तुम्हारे आगे के काम के लिए। ये तो जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, बस सब में थोड़ा थोड़ा जानते हो। पोस्टमैन में थोड़ा सा जान गए, टेस्टिंग थोड़ा सा जान गए कि कैसे टेस्टिंग किया जाता है, फिर थोड़ा सा बेसिक एकदम एकदम मतलब 1% भी नहीं क्लाउड कंप्यूटिंग का सीखें, थोड़ा सा मतलब कहानी सुने बस कि क्या बेसिस काम कर रहा है। थोड़ा सा इसका देख लिए, अभी रेस्ट सर्विस को कोडिंग के थ्रू कैसे करते हैं उसका बारे में थोड़ा सा देख लिए, ठीक है। तो अगर तुम अब पढ़ोगे बुक के थ्रू, जो PDF भेजे हैं उसके थ्रू, या कोई भी चीज कोई भी ऑनलाइन सोर्स के थ्रू, तो जल्दी समझ में आएगा। बस इसमें ये फायदा होगा, ठीक है। बेस समझने से यही फायदा होता है। सर वो पाइथन में मिला सर वो PDF? पाइथन में है मेरे पास, हम भेज देंगे तुमको, कल खोजे नहीं भेज देंगे। मेरे पास बहुत सारा डाउनलोड किए थे, लेकिन हम शुरुआत में भेजे नहीं, हम सोचे कि पढ़ेगा नहीं, फिर बहुत मेहनत से हम खोज के डाउनलोड किए थे। अच्छा यस सर। ये वेब सर्विसेज के थ्रू मेरे पास बहुत सारा होगा, जावा के थ्रू भी, तो बोलोगे तो भेज दूंगा उस सबको भी, तुम लोग देख लेना, उसमें से कौन अच्छा है उसके अनुसार जो अच्छा लगेगा उससे पढ़ना, बाकी को हटा देना। तो हमारे पास उसमें जो जावा के थ्रू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्लिप्स में, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा API की बात करेगा, वो सब हम लोग को यूज नहीं करना है। तुम लोग ओरेकल सोर्स सूट में करोगे तो सब अवेलेबल है। एक्लिप्स में करोगे तो जार फाइल डाउनलोड, डिपेंडेंसी, मेवन, इधर उधर करके सब गड़बड़ होगा भी नहीं कुछ, ठीक है। इसलिए डायरेक्टली जंप टू ओरेकल सोर्स सूट एंड उसको यूज करना स्टार्ट करो, ठीक है। और क्या है, तो सिमिलर केस होता है तुम्हारे पास किसमें, कि मान लो तुमको सिमिलर केस है तुम्हारे साथ, अगर तुम वेब सर्विस बना रहे हो, ये तो रेस्ट सर्विस बनाए थे ना, अगर तुम सोप बेस्ड सर्विस बना रहे हो तो उसमें भी तुमको कंजम्पशन XML फॉर्म में करना होगा और रिटर्न भी XML में करना होगा। तो इसमें भी एक चाहिए ना हमको API, जिससे हम लोग जावा ऑब्जेक्ट को किस में बदल सके, XML में, और XML को किस में बदल सके, जावा ऑब्जेक्ट में। चाहिए होगा, समझ रहे हो सब? यस सर। तो उसमें भी हमारे पास एक API अवेलेबल है जिसका नाम है JAX-B। JAX-B स्टैंड्स फॉर बाइंडिंग, जावा फॉर XML बाइंडिंग, ठीक है। तो ये API अवेलेबल है। ये छोटा सा नोट्स है, 3-4 पेज का होगा। जो अभी हम देखे हैं जैक्सन API देखे हो, मतलब 5 मिनट में खत्म हो गया, तुम उसको पढ़ोगे तो 2-3 पेज में दिया हुआ होगा, ठीक है। कोई एक ही API पढ़ना, सब नहीं पढ़ना, बुक में भी बहुत सारा बकवास दिया रखा है, ठीक है। तो जैक्सन API तीन ही फंक्शन है, उसी से काम हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से JAX-B में भी 3-4 फंक्शन उसी से काम हो जाएगा, लेकिन समझने की जरूरत है। 3-4 एक वीडियो देखोगे यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो अवेलेबल बहुत अच्छा सब वीडियो है। इस पर तो पूरा कोर्स है अच्छा, ठीक है। तो उसके थ्रू भी हो जाएगा। तो यहाँ हम रेस्ट सर्विस को रोकते हैं, और अगले लैब में एक लैब बच गया हमारे पास, नेक्स्ट वेडनेसडे 10 तारीख को होगा। उसमें हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और जो आज बताएं उसको भूल मत जाना। सर सर हेलो। स्टार्ट करना पड़ेगा। हेलो। हाँ हेलो सर। तो जो आज बताए हैं क्लाउड के बारे में, उसको मत भूल जाना तुम लोग, ठीक है। उसका यूज करेंगे समझाने के लिए, फिर से क्लाउड के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा सर्च करना क्लाउड के बारे में, AWS के बारे में, कुछ भी जो भी तुमको रिलेटेबल लगता है। तो थोड़ा सा लास्ट पार्ट में आज जल्दी हो गया, इसको तुम लोग को दोबारा देखना पड़ेगा अगर समझना चाहते हो अच्छा से। तो अगर फॉलो कर रहे हो अभी तक पूरे लैब को और पूरे अथी को बढ़िया से, तो समझ में आ गया होगा। मतलब कोडिंग वाइज नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है समझ में आ गया होगा। कोडिंग तो कहीं पर भी मिल जाता है, कोडिंग जो नॉट इशू। ओके, तो ठीक है सर। वो असाइनमेंट कब पूछ रहा था सर? हाँ क्या सर वो मतलब सर कुछ आप मतलब बताइए सर, कैसे स्टेप ले सर? प्रॉब्लम हो रही है मतलब इसको करने में। सर पढ़ तो ले रहे, बट सर वो कैसे प्रोसीड करें समझ ही नहीं आ रहा सर कुछ भी। मतलब पढ़ने के बाद